नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल। इस वक्त आप लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कुछ नीडलिंग सीक्रेट्स, कुछ एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स और फास्ट एंड इंस्टेंट रिजल्ट देने के तरीके। तो इसमें हम लोगों ने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि हम पॉइंट लेंगे टीसीएम के और काम करेंगे ची एक्यूपंक्चर से। तो ये ची एक्यूपंक्चर के कुछ सीक्रेट्स वगैरह मैं दोहरा देता हूँ, उसको हम समझेंगे कुछ खास तरीके के काम से, जो हमको एक्यूपंक्चर के फास्ट रिजल्ट देने के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा वो कंसेप्ट जान लेते हैं कि जो निडलिंग करेंगे, हम दावी निडलिंग करेंगे। अगर किसी को ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आए तो तीन वर्ड में याद कर लीजिए। पहला है डिस्टेंस निडलिंग, दूसरा है जॉइंट निडलिंग, तीसरा है मसल निडलिंग और चौथा है सामान्य निडलिंग। ठीक है। तो ये चार पांच तरीके में ही हम इन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी स्टार्ट करते हैं वो DU20 से करते हैं और अच्छे निडल से करते हैं। और सबसे पहले हम दूर वाले निडल से शुरुआत करते हैं और ची एक्यूपंक्चर के प्रोसेस करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें मालूम है, तो इसलिए खाली आपको जस्ट दिखाकर हम आएंगे डायरेक्ट जो टीसीएम के लोकल पॉइंट से और डिजिटल पॉइंट से कैसे काम लेना है उसके प्रोसेस पे आज हम जानेंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। और कल हम जानेंगे कौन कौन से पॉइंट इस्तेमाल होते हैं उनको। तो सबसे दो मुख्य बात है। ची हमेशा स्टेग्नेशन या ब्लड स्टेग्नेशन की हम बात करते हैं, यानी रुका हुआ, रुके हुए को गति देना जरूरी होता है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पेनफुल पार्ट में मेरिडियन ची के ब्लॉक को खोलते हैं, क्योंकि पेनफुल पार्ट में ब्लॉक है, इसीलिए वहां पर जो है दर्द है। दर्द एक सूचना है, ये बात हम अभी तक जान चुके हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, जहां पर जिस पार्ट में भी पेन होता है उस पार्ट को मूवमेंट देना है और मेरिडियन को मूवमेंट देना है। दो बातें हैं इसमें अलग अलग। एक तो उस जॉइंट जहां पर पेन होता है उसकी मूवमेंट, और दूसरा होता है उस मेरिडियन की मूवमेंट। तो हम दो चीजों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो ये सारी चीजें खाली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो प्रोसेस के पहले की चीज आपको समझ में आ जाए। सारे रूल जो अभी तक बताए हैं वो सब के सब यहाँ अब एक साथ लागू होंगे। और एक साथ लागू होने का मतलब है निडल आपको 1 मिनट के अंदर ही करना होता है, और मूवमेंट वगैरह के 5-5 6 मिनट के हम सेट करते हैं। तो उन सब में दो बातें ध्यान रखना है आपको कि पेशेंट का अलाइनमेंट बड़ा जरूरी है, पेशेंट की मेरिडियन जो है उसका ची प्रवाह जरूरी है, और उस पर कुछ काम करना हमें बड़ा जरूरी है। तो स्टेग्नेशन हटाने के लिए हम लोगों को एक तो डिस्टल नीडलिंग से चलना है, और दूसरा क्या चलना है, हम लोगों को जो लोकल के जो ची है उसका मूवमेंट करना है। तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट उस पर कि हम लोगों को ये काम मूवमेंट वाले कैसे करने हैं। हमें ये पता है मूवमेंट करना, लेकिन कैसे मूवमेंट करना ये हमें पता नहीं है। ये मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये सारे आपको बताए जा चुके हैं, सिर्फ मैं आपको याद दिलाने के लिए प्रोसेस के पहले ये एक रिमाइंडर नोट्स की तरह मैं मूव कर रहा हूँ। तो अब हमें दो तीन चीजें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो निडल के साथ है एक्टिवेशन होगा। जो एक्टिवेशन होगा वह निडल बॉडी पे लगा हुआ रहेगा, उस समय हम बॉडी से निडल वो हटाते नहीं है। और दूसरी बात है कि इसके जो कंडीशंस होते हैं वो मस्कुलर स्केलेटन कंडीशंस और फंक्शनल इश्यूज, ये दोनों जब एक साथ होंगे उन सारे डिसीज में हम इसको लेंगे। तो सारी बीमारी हमने जान ही लिया था कि उसमें कौन कौन से आते हैं: नी पेन, साइटिका पेन, बैक पेन, हिप पेन, रिस्ट पेन, एंकल पेन और एल्बो पेन। ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम ही है। तो हम लोग अब चलते हैं डायरेक्ट खंडेलवाल्स मेरिडियन एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर फॉर फास्ट एंड इंस्टेंट रिजल्ट, जिसमें हम सारे मस्कुलोस्केलेटल पेन, जो बोन, जॉइंट, लिगामेंट, टेंडन और मसल्स को असर करते हैं या वहां से रिलेटेड डिसऑर्डर वाले पेशेंट को हम लेंगे। तो अब आएंगे हम डायरेक्ट उस पर फास्ट एंड इंस्टेंट निडल पे, और टीशियम पॉइंट से हम ची एक्यूपंक्चर करेंगे। तो ये सारी चीजें में अब दो बातें अब हम लागू करने जा रहे हैं। अब हमारा हम मान के चलिए हमारे सामने पेशेंट है, एक तो हमें उसके एक्यूपंक्चर करना है और दूसरा उनके मेरिडियन ची एक्टिवेशन करना है। तो इस पर हम एक बार थोड़ा सा वापस यहाँ से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सारी बातें पहले वाली वीडियो में है, लेकिन आज उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जो शुरू करते हैं वह DU20 से शुरुआत करते हैं। कोई भी स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज,
या जो, देखिए आप प्राय हमारे क्लिनिक में क्या आएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डोलोसिस के पेशेंट आएंगे तो भी उसमें ड्यू 20 होगा, नेक के वाले में भी ड्यू 20 होगा, फ्रोजन शोल्डर वाले में ड्यू 20 होगा, बैक पेन वाले में ड्यू 20 होगा, अपर बैक पेन में भी ड्यू 20 होगा। जो भी स्पाइन के कर्व रिलेटेड इश्यूज होंगे वो सारे में ड्यू 20 होगा, जैसे एंक्लाइजन स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या दूसरे कुछ बीमारियां, उसमें हम ड्यू 20 से शुरू करेंगे। प्लस अगर डिफॉर्मिटी होता है तो उसके करेक्शन में भी हम ड्यू 20 लेते हैं। स्पाइन रिलेटेड सारी इश्यू में हम ड्यू 20 लेते हैं। तो ड्यू 20 का रेंज जो है वो बहुत ज्यादा है, ये हमें समझ में आ गया। कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैं थोड़े से पहले बता देता हूँ, ये सारे पॉइंट हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। इस पर मैं क्लास कल करूंगा, इसलिए ये सारे मैं एक बार फास्ट गति से आगे बढ़ा रहा हूँ, इस पर हमारी क्लास कल होगी। ब्लड लेटिंग की जरूरत आपको पड़ेगी साइटिका वाले पेशेंट में। सारे साइटिका पेशेंट में हम ब्लड लेटिंग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट में ये जरूरत पड़ेगी। तो इसका हमने दिल्ली में पूरा प्रोग्राम किया था, और नए लोगों को बाद में फिर इसको सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल जिनको मालूम है वो इसको करेंगे। और इसी तरह रेन 24, ये सारे पॉइंट पे हम कल डिस्कस करेंगे। मैं फास्ट गति से दिखा रहा हूँ, पहले प्रोसेस दिखाता हूँ फिर पॉइंट दिखाऊंगा, क्योंकि पॉइंट इसमें पीसीएम के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। तो जो कॉमन पॉइंट है उसको एक बार मैं खाली स्क्रीन से स्क्रॉल करके आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि हम मेन प्रोसेस पे हम बात कर सकें। अब यहां से हमारी आज की क्लास शुरू होती है कि हम लोगों को निडलिंग कैसे करना है, यानी और प्लस जो एक्टिवेशन ऑफ ची है उसको कैसे लागू करना है। तो अब इसमें जॉइंट, स्पाइन, साइटिका, बैक और जितने भी मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज हैं, पेन है, मूवमेंट वाली चीजें हैं, वो सारे हम कवर करके चल रहे हैं। तो उसका एक तरीका आपके सामने अब हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जब भी पेशेंट आएगा आप उसका वास स्कोर चेक करेंगे। ये एक तरह का पेन स्केल है, जिससे हम पेशेंट का दर्द पूछते हैं कि आप कितने दर्द में हैं। क्योंकि उसके लिए हम एक चार्ट का प्रयोग करते हैं, इसको वास्ट स्कोर चार्ट कहते हैं। इस पर पेशेंट क्या करता है, 3 प्रकार से आपको बताता है। पहले नंबर के माध्यम से बताता है, फिर उसके बाद में वो कितना बर्दाश्त कर रहा है उसके हिसाब से बताता है। तो इस चार्ट में हमने एक नो पेन, माइल्ड, मॉडरेट, इंटेंस और आगे की स्थिति जो इंटॉलरेबल होता है उसको दर्शाया है, और कुछ नंबर के हिसाब से दर्शाया है, कुछ पिक्चर के हिसाब से दर्शाया है। इस चार्ट में बहुआयामी, अगर कम पढ़ा लिखा है तो भी वो बता सकता है, अगर नंबर उम्बर में उसको दिक्कत होती है तो वो रख के बता सकता है कि मैं यहाँ हूँ। नंबर के लिए बड़ा आसान तरीका होता है, वो एक स्केल ले लेता है और उसमें बता देता है। ये पेशेंट भरता है, हम नहीं भरते। पेशेंट को हम सिर्फ गाइड कर देते हैं कि आप इसमें बताइए, और फिर हर 5 मिनट बाद हम इस चार्ट का मिलान करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि हर 5 मिनट बाद आपको वास स्कोर का मिलान करना है। और पहले दिन जब आपकी कंसल्टेंसी और काउंसलिंग होती है तो उस दिन हम लोग नी पेन, बैक पेन में अलग अलग वोमेक स्कोर करते हैं। जैसे नी पेन से रिलेटेड है तो इसमें हम उनसे पूछते हैं कि आपका पेन जो है वॉकिंग में बढ़ता है कि घटता है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय घटता है कि बढ़ता है, फिर वो कितना घटता है, रहता है या नहीं रहता है। अगर वो नन कहता है तो फिर बाकी पूछने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो कहता है कि नहीं वॉकिंग के दौरान मेरा दर्द बढ़ता है, तो फिर हम उसको 4 विकल्प देते हैं, स्लाइड बढ़ता है, मॉडरेट बढ़ता है, सीवियर बढ़ता है, एक्सट्रीम बढ़ता है। ऐसे करके हम स्टिफनेस की भी ये दो बातें पूछते हैं कि सुबह के समय आपकी स्टिफनेस कैसे रहती है और दिन भर आपकी स्टिफनेस कैसी होती है, स्लाइट, मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम, ऐसे करके हम वो सारे स्कोर करते हैं। तो ऐसे करके ये एक कंप्लीट इंटरनेशनल चार्ट है जिसको हम भरते हैं, और फिर उसको पीरियडिकली जब भी हम नेक्स्ट विजिट करवाते हैं तब फिर उससे तुलना करते हैं कि बाकी चीजों में उसको क्या बेनिफिट हुआ। याद रखिएगा, फंक्शनल रिजल्ट ही असली रिजल्ट होता है। दर्द के लिए पेशेंट आता है और हमको लगता है कि सिर्फ दर्द को ही ठीक करना हमारा काम है, जबकि हमारा काम आगे का है। हम एक फिजियोथेरेपी वाले भूमिका में निडल के थ्रू काम कर रहे हैं। जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट दर्द भी कम करता है, उसकी मोबिलिटी भी लाता है और आगे की सुरक्षा भी देता है, वैसे ही एक्यूपंक्चर की भूमिका इससे भी ज्यादा है। वो साइकोसोमेटिक लेवल तक हमें काम करना होता है। तो दर्द पे भी काम करना होगा, डिफॉर्मिटी पे भी काम करना होगा, रिहेबिलिटेशन पे भी काम करना होगा, उसके मसल्स टोन अप पे भी काम करना होगा, उसको वो वॉकेबल बनाना पे भी काम करना होगा, उसके स्ट्रेस को भी मूव करना होगा, उसको आने वाले कल के लिए तैयार भी करना होगा, जो लॉस हो रहा है उसको बचाना भी होगा। तो ये सारी चीजें
एक्यूपंक्चर के फील्ड में एक साथ चलती है। तो वोमेक और वासेस्कोर आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, वो उस पर करेगा। अब एक फार्मूला है जहां से जितने भी प्रकार के आपके एक्सरसाइज होंगे उसमें शुरुआती दौर में नी पेन पे और साइटिका पे, ये दो चीज को दिमाग में रखना है अभी कि वहां पर आपको नन वेट बेरिंग ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करना है। मतलब अगर साइटिका का पेशेंट हो तो हम लोगों को क्या करना है कि उनके बॉडी का वेट उनके ऊपर में कंप्रेशन पर ना जाए, यानी इसलिए हम वहां पर जो भी काम करेंगे वो डीकम्प्रेशन स्टाइल में करेंगे, और घुटना वाले पर हम नन वेट बेयरिंग करेंगे। ये दो चीजें दिमाग में रखनी है। तो इस जो तस्वीर है इसको हम और व्याख्या करते हैं कि पहले दिन जब एक्यूट कंडीशन में साइटिका का या बैक पेन का पेशेंट आपके पास आएगा, या नी पेन का भी पेशेंट आपके पास आएगा, अगर एक्यूट कंडीशन हो तो। अगर एक्यूट नहीं होगा तो हमारी स्टाइल जो है काम करने की अलग हो जाएगी। यहाँ पर मैं दो बातें एकदम क्लियर करता हूँ, एक तो एक्यूट कंडीशन और दूसरा साइटिका और घुटना। इनमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे उसको हम गोल्डन रूल के माध्यम से पहले जान चुके थे कि ट्विस्ट द बॉडी एंड मेरिडियन, यानी काम करने के दौरान जिस जिस मेरिडियन में हमारी ची स्टग्नेशन है उसको हमें खोलना है, इसलिए बॉडी को ट्विस्ट करना होता है। नंबर वन। ऐसे सारे फार्मूले आपको अपनाने होंगे, मैं कुछ कम ही फार्मूले बताता हूँ जिसकी जरूरत अभी पड़ने जा रही है। वैसे सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसी चीज मैंने नहीं बताई है जिसको छोड़कर रिजल्ट दिया जाता है, उसके अलावा और चीजें जुड़ेंगी रिजल्ट के लिए। तो ट्विस्ट जो होगा आपने देखा होगा, हम लेटा के यहाँ पर ट्विस्ट कर रहे हैं। ये लेटा के ट्विस्ट हम साइटिका पेशेंट में, बैक पेन में और बाकी डिसीज में भी जहां जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, और ये खड़ा करके भी करेंगे। तो ट्विस्ट द बॉडी एंड मेरिडियन, इसमें मकसद हमारा ट्विस्ट का होता है सारे मेरिडियन को एक बार काम करने के लाइव बनाने के लिए। जब भी आप किसी को फ्लो देना चाहते हैं, गति देना चाहते हैं, या तो उसमें गर्माहट होगी तो गति पकड़ेगी, या उसमें आपको मूवमेंट लाना होगा तो गति पकड़ेगी। तो यहाँ मेरिडियन को खोलने के लिए हमको बॉडी का ट्विस्ट करना पड़ता है। ये लेटा के भी होगा और बैठा के भी होगा। जैसे मैंने पहले बताया था, याद दिलाने के लिए मैं स्लाइड वापस दिखा रहा हूँ कि जब हम डिजिटल निडलिंग करते थे तो हमारा मकसद ये होता था कि ची का प्रवाह बनाया जाए। तो ये दिमाग में आपके पूरे एक्यूपंक्चर के दौरान ये आपके दिमाग में रहना होगा, ची कहाँ ब्लॉक हुआ और उस ची को गति कैसे देनी है, उसको एक्टिव कैसे करना है। तो यहां से हम शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पॉइंट की चर्चा हम कल करेंगे। समझ लीजिए ये एक आसान पॉइंट है, इसलिए इसको समझने में बड़ा आसान होगा। जो लोग एक्यूपंक्चर जानते हैं उनको पता है कि हमारे जस्ट होठ के नीचे यह रेन 24 होता है। रेन 24 हम साइटिका में भी और अपर एंड लोअर के किसी भी लिम्ब के कंबाइनेशन में इसलिए लेते हैं कि ऊपर में अगर कोई बीमारी ऐसी हो जो दर्द वाला हो और नीचे वाला उससे प्रभावित हो। जैसे साइटिका पेशेंट आता है कमर में, लेकिन वो रेडिएट कहाँ करता है, पैरों की तरफ। ऐसे क्या घुटने का क्या होता है, वजन तो रहता है बॉडी का ऊपर, लेकिन नीचे घुटना उससे सफर करता है। तो उसमें इक्विलिब्रियम लाने के लिए भी हम रेन 24 का इस्तेमाल करते हैं। ये धीरे धीरे ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, मैं थ्योरियों में ज्यादा नहीं अटकाना चाहता आपको, मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल में चले। तो आज वाली जो भी चीज है वो एकदम प्रैक्टिकल वाली बात है कि इसमें सारी चीजें आपको आजमानी ही पड़ेगी। ठीक है। तो रेन 24 से हम एक एग्जाम्पल के रूप में शुरुआत करते हैं। यहाँ कहाँ होता है, हमारे चिन्ह के नीचे। अगर सब लोग अपने, जो लोग नए हैं और पुराने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने दुर्दी पे हाथ लगाइए, उसको स्लाइड कीजिए, वो उंगली आपके लिप के नीचे गड्ढे में चली जाएगी। तो यह चेहरे के ऊपर, हमारे चिन्ह के ठीक ऊपर में जहां पर एक हॉलो डिप्रेशन है, लोअर लिप के ठीक नीचे नाक की सीध में, यह मिडिल में रेन 24 होता है। बड़ा आसान लोकेशन है। तो जो लोग नए हों उनको भी ये मिल जाएगा, पुराने लोगों को भी मिल जाएगा। तो अपनी उंगली से इसको टच कर लें। रेन 24 पर निडल जो होगा वो आप छोटी निडल से भी काम चला सकते हैं। वैसे हम प्राय बड़ी निडल ही रखते हैं, लेकिन हम उसमें पेनिट्रेशन आपको 3 लेवल का बता चुके हैं, तो हम लेवल वाइज चलते हैं। अब एक वर्ड को, सिर्फ सिर्फ एक शब्द को आपको दिमाग में रखना है कि यिन एंड यांग को, जैसे हमारा ड्यू 20 सबका मिलन स्थल है 100 प्रकार की एनर्जी का, उसी तरह है ये जो रेन 24 है,
ये यिन इन यांग को ट्यून करने के काम में आता है। जब भी इम्बैलेंस आता है हमारी बॉडी में, कोई भी एनर्जी में, कोई भी ची में, ची और एनर्जी एक नहीं है। आगे चल के धीरे धीरे इन सारी चीजों से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको क्या है, एक प्राण की आत्मा है और एक मूल प्राण है। प्राण बहुत प्रकार के होते हैं। तो अब हमारे पास दो चीजें हमें सबको मालूम है, एक यिन सबको मालूम है और यांग सबको मालूम है। अब इन दोनों को ट्यून अप करने के लिए आपको रेन 24 का इस्तेमाल करना है। इससे फायदा क्या होता है, आपको बिना ये जाने कि कौन सा यिन मेरिडियन है कौन सा यांग मेरिडियन है, बिना ये जाने कौन सा यिन पॉइंट है कौन सा यांग पॉइंट है, बिना ये जाने किसका पेयर पॉइंट कौन सा है, आप बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट दे पाएंगे जैसा जानने के बाद दे पाएंगे। तो इसलिए मैं बड़े साधारण ढंग से आपको पॉइंट दे दिया और उसका तरीका बता दिया। अब इसकी ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो रेन 24 जो है, पेशेंट को जब भी लगाएंगे, अब यहाँ पर दो एक्शन पेशेंट के मेरिडियन ची एक्टिवेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। पहला, ये निडल हमेशा फास्ट गति से लगाया जाता है। जब भी इस निडल को आप लगाएंगे, आपका लेफ्ट हैंड पेशेंट के सर के ऊपर होगा और राइट हैंड से आप जस्ट उसके सर को थोड़ा पीछे करते हुए, और आपकी निडलिंग की हाथ आगे बढ़ेगा और पीछे का हाथ अप जाएगा, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये निडल आपका लग जाएगा। यह हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, लेकिन ये इतना फास्ट होगा, अगर ये इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूं तो आप पलक झपकते ही यह होता हुआ देखेंगे और आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए ये सारी चीजें मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे एक्शंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होते हैं, सेकंड भी नहीं लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को ये कहेंगे कि जेल निडल लगाने के बाद वह अपने शरीर को थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे करे, नेक को भी और बॉडी को भी। ये अभी हम थोड़े से पिक्चर के माध्यम से भी हम देख लेंगे। और इसको हम 10 से 15 मिनट करते हैं और हाईएस्ट 30 मिनट्स तक ये करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। याद रखिएगा, ट्रीटमेंट के दौरान। एक मिनट, यहाँ पर आपने पेशेंट को डायरेक्शन पहले दे दिया है कि निडल में लगाऊंगा, और आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड करना है और बैक फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पर पेशेंट, जैसा हम पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं, पेशेंट पहले सीधा खड़ा रहेगा, आपका एक हाथ जो है उसके इस शरीर पे आएगा, पेशेंट हल्का सा पीछे गर्दन को हल्का सा ऊपर करेगा और आप यहाँ निडल पटक दी लगा देंगे और गर्दन को सीधा कर देंगे। ये लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर कोई भी प्रकार का स्टिमुलेशन नहीं देना है। पेशेंट को ही कहना है कि एक बार सामने हल्का सा झुकिए, एक बार पीछे झुकिए। लेकिन पेशेंट किस एक गलती करता है, वो गलती क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेशेंट गलती क्या करता है, जे आपको इसीलिए इस पेशेंट के सर के पीछे हाथ लगाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम हाथ इसी वास्ते लगाते हैं क्योंकि पेशेंट को जैसे ही हम बोलते हैं सामने झुको, वो बहुत ज्यादा फास्ट गति से झुक जाता है, और पीछे मुड़ू तो बहुत फास्ट गति से पीछे मुड़ जाता है। एक्यूट कंडीशन में यह धीरे धीरे फेज वाइज में करना है। यानी अगर वो यहां तक मुड़ेगा तो ये 5 बार में आपको कराना है। एक बार हल्का इतना ट्विस्ट, फिर इसको हल्का इतना बढ़ाएंगे, फिर इसको हल्का इतना बढ़ाएंगे, फिर उसको हल्का इतना बढ़ाएंगे, फिर उसको हल्का इतना बढ़ाएंगे। ऐसे करते हुए छोटे छोटे कदम से पीछे की तरफ जाएंगे, अचानक नहीं करेंगे। पेशेंट को भी ये गाइड आप पहले बोल देंगे, नहीं तो पेशेंट लगता है क्या दिक्कत है, चलो मोड़ ही लेते हैं, वो पटक दी मोड़ देता है। हमें पटक दी नहीं मोड़ना है। एकदम आसान है, इस चीजों को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि यह एकदम प्रैक्टिकल वाली बात हो रही है। यहाँ पर डायरेक्ट आपके सामने अभी पेशेंट खड़ा है, एकदम कल्पना कर लीजिए, और आप ये काम कर रहे हैं। इस कल्पना के साथ ये पूरे स्लाइड्स देखिए, और इसकी कोई भी जो स्टेप्स है वो आगे पीछे भला ही हो जाएगा, लेकिन छूटेगा नहीं, ये दिमाग में रखना है। इसलिए करना आपको सारा ही पड़ेगा। ये सारे के सारे काम करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट का समय लग जाएगा। निडल अभी बॉडी पे लगा हुआ है। अगर आप उसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बोल सकते हैं, या आगे और पीछे करना बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, पेशेंट पहले गर्दन का करेगा, उसके बाद क्या है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा,
फिर वो क्या करेंगे, शरीर का करेगा। पहले तो उसको नेक का ये एक्टिविटी करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको अपना हाफ बैक तक लेना है, और ये पूरा शरीर को आगे और पीछे करना। आप ध्यान से देखिए, ये शरीर अब पीछे जा रहा है, ये शरीर अब आगे आ रहा है। ये भी आपको धीरे धीरे 5 बार में, तो इस पोजीशन पे, यहां से इस पोजीशन पे अचानक नहीं लाना है, इसको भी फेज वाइज आपको लाना है धीरे धीरे। और ये धीरे धीरे लाने में सेकंड सेकंड का ही टाइम लग सकता है, मिनट मिनट का भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कौन सा पेशेंट कितने एक्यूट कंडीशन में और कितने स्टिफनेस में है। इसलिए याद रखिएगा, हर पेशेंट की कंडीशन यहाँ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझ जाइए, जो पूरी दुनिया में एक जैसा इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्टिव हो गया, और जो हर पेशेंट पे बदलता है वो वह सब्जेक्टिव हो गया। तो पेशेंट का एक्सरसाइज और पीड़ा ये सब्जेक्टिव होगा, पॉइंट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप शोल्डर पेन के लिए कर रहे हैं तो यही प्रक्रिया शोल्डर पेन के लिए भी होगी। तो अब आपको क्या समझ में आया कि हमको ची का मूवमेंट करना है, लेकिन सबके थोड़े थोड़े से मूवमेंट अलग होते चले जाएंगे। जब हम स्पाइन का काम करेंगे तो स्पाइन वाले मेरिडियन को हम एक्टिवेट करेंगे, शोल्डर करेंगे तो शोल्डर वाले को करेंगे। तो हमको दो चीजें इस वक्त मालूम पड़ गई। दूसरी बात, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का ख्याल रखिएगा, हर पेशेंट यूनिक है। दूसरी बात कि हर पेशेंट का दर्द भी अलग अलग है। तीसरी बात, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट लेने की कैपेसिटी भी अलग अलग है। और चौथी बात, हर पेशेंट की उम्र भी अलग अलग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर पेशेंट आपके पास दर्द होने के साथ साथ नहीं आया है। कुछ लोग महीनों खराब करके आएंगे और कुछ लोग जस्ट तुरंत आएंगे। तो इसलिए सबके ट्रीटमेंट पे आपको दिमाग रखना है कि किसी भी पेशेंट को जब हम ये करवाएंगे तो इसको तो हम फेज वाइज में करा रहे हैं, उसको अगर वहां पर कोई भी दर्द में थोड़ा सा भी बढ़ोतरी मिले या वह कंफर्टेबल नहीं हो, तो इस प्रक्रिया को हमको स्लो डाउन करना है या बंद कर देना है। बंद करने के बाद क्या करना है वह चीजें आपको फिर सीखनी है। अगर पेशेंट ले पाएगा तो हम यहां से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहां पर हम इस प्रक्रिया को रोकेंगे। फिर उसके साथ क्या करना है वह हम बाद में सीखेंगे। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का दर्द पे आपको पूरी तरह अलर्ट रहना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पेशेंट का चेहरा देखते हुए आप काम करेंगे। तो आपका निगाह जो होगा वो पेशेंट के चेहरे पे होगा, इसलिए आपका खड़ा होने का पोजीशन बहुत मायने रखता है। क्योंकि 90% हम पेशेंट से बात नहीं करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, उसके चेहरे पे, उनके हाव भाव पे, रिएक्शन पे, और इस चीज को हम नोट करते हैं कि पहले दिन पेशेंट को क्या कराने पे क्या हुआ। तो दूसरे दिन के ट्रीटमेंट में आपके पास बहुत सारे पेशेंट होंगे, तो आपको वो चीजें मालूम होनी चाहिए कि पहले दिन पेशेंट ने कैसे रिएक्ट किया, किस चीज में सुधार हुआ, कौन सा एक्शन करने पे बढ़ा। तो आपको बिल्कुल ज्ञान हो जाएगा किस मेरिडियन में प्रॉब्लम है और किस मेरिडियन पे आपको ध्यान से काम करने की जरूरत है। इसलिए पेशेंट का चेहरा देखना, हाव भाव देखना, उसकी आवाज सुनना, उसके मूवमेंट की कंडीशन देखना, उसके फंक्शनल मूवमेंट को देखना, उनके आरएम को देखना, इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखते रहते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अब हम लोग आ रहे हैं कि पेशेंट को हम कैसे पकड़ेंगे और कैसे चलाएंगे। यह इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे ट्रीटमेंट का। सबसे पहले है कि जो भी असिस्टेंट या आप जब भी पेशेंट का हम इलाज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे पोजीशन में खड़े रहेंगे कि पेशेंट का जो बाजू है वह आपके शोल्डर पर लेना है। तो पेशेंट कभी नाटा होता है, कभी लंबा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके आए हुए रिलेटिव का हेल्प इसमें लेते हैं। दूसरी बात, पेशेंट का जो हाथ जो हम पकड़ते हैं, यह ध्यान से देखिएगा कि वो हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं कि उसको हम एक तरह से स्ट्रेचिंग करते हैं। याद रखिएगा, पुल करते हुए पकड़ते हैं, जस्ट पकड़ने जैसा नहीं पकड़ते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अगर आप इस तस्वीर को देखें, ये रियल तस्वीर नहीं है, लेकिन इससे मैं समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पर समझ लीजिए ये पेशेंट है और ये थेरेपिस्ट है।
इसको समझने के लिए इस तस्वीर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं दो। और दोनों में कोई पेशेंट है नहीं, वैसे मुझे बाजू दिखाना है आपको। अब हमारा क्या है, आपको ये जो बाजू है ये अपने नेक पर पैरेलल रखना है, और इनका इस रिस्ट से या बाजू को पंजे में फंसा कर ऐसे पकड़ना है कि यहां पर स्ट्रेच आए, यानी इसको हम पुल करते हुए सामने की तरफ खींच रहे हैं कि पेशेंट थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा हुआ महसूस करे। ये बड़ा जरूरी है। हैंड पकड़ना आपके रिजल्ट का 50% काम करेगा, याद रखिएगा। इस लेखों का मेरिडियन को पुल कर रहे हैं, तो ये मेरिडियन को पुल करते समय एक तो हम पकड़ते हैं यहाँ, अगर घड़ी चूड़ी होता है तो हम पेशेंट को दूसरे बाजू में पहना देते हैं या एक बार उसके आए हुए रिलेटिव को दे देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट के साथ कोई ऐसा नहीं आता तो हम खुलवाते नहीं, उसको जस्ट ऊपर करवा देते हैं, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि कल ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पकड़ना, और ऐसे पकड़ना कि यहाँ पर कोई उसको लोकलाइज्ड पेन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये गैप नहीं होगा, ये बिल्कुल चिपका कर इसको सामने की तरफ लेकर और इसको खींचते हुए सामने आपको होल्ड करना है। ये ध्यान रखना है आपको। और ये जेंटली करना है, यानी पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। टाइट में और पेन का अंतर आपको मालूम होना होगा। ये चीजें आपको बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी, नहीं तो ये होता हुआ देख के आप नहीं सीख पाओगे। क्योंकि क्या हो रहा है और किस, मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे पेशेंट क्या महसूस कर रहा है, ये बातें आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको उसके पीछे का राज ना मालूम हो। इसलिए मैं राज को धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पोजीशन में पकड़े हुए में ही पेशेंट को नेडल लगाएंगे। कहाँ पर, रेन 24 में। ठीक है। कौन सा लेवल लगाएंगे, फर्स्ट लेवल का। पॉइंट कौन सा होगा, टीसीएम। अब आपको समझ में आ गया। अब हमने दो काम किया, एक तो पेशेंट को होल्ड किया, दूसरा पेशेंट को हमने निडल लगाया। ये अभी मान के चल रहे हैं कि ये पेशेंट को थोड़ा कम दर्द है। ज्यादा दर्द होने पे हम क्या करेंगे, एक और व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा। अब ज्यादा दर्द का मतलब हो गया, कुछ पेशेंट होते हैं जो अपने पैर पर भी नहीं खड़ा हो पाएंगे, बिस्तर से भी नीचे नहीं उतर पाएंगे, साइटिका में बहुत कॉमन बातें हैं। तो हमको दो व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा हम सिंगल व्यक्ति में भी कर सकते हैं, लेकिन दो हमेशा अच्छा होता है। अब हम क्या करेंगे, एक बार पेशेंट को नेचुरल जो उसकी स्वाभाविक चाल है वह चलाएंगे। और आपको ध्यान देना है, मतलब आपको स्मार्ट होना है। क्या उसका ये पेल्विक एरिया मूव कर रहा है? क्योंकि कुछ हम टेस्ट पेशेंट का जब क्लिनिक होता है तभी कर लेते हैं। श्वास मसल्स की हम टेस्ट करते हैं, एसएलआर की टेस्ट करते हैं, धीरे धीरे वो सारी चीजों को भी हम जानेंगे। तो अभी हमको क्या करना है, इस एरिया में पेशेंट का चलते समय देखना नहीं है, ध्यान देना है। देखने और ध्यान देने में अंतर होता है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो इसका प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या यहाँ पर वो दर्द महसूस कर रहा है क्या, नंबर वन। दूसरी बात, पेशेंट नेचुरल चाल चलेगा। नेचुरल हर पेशेंट का नेचुरल होता है। आप आगे नहीं बढ़ेंगे, याद रखिएगा। प्राय क्या होता है, थेरेपिस्ट आगे आगे चलते रहता है, पेशेंट पीछे पीछे आते रहता है। यहाँ पर पेशेंट आपसे एक कदम आगे रहेगा, आपकी दृष्टि पेशेंट पे रहेगी और होल्डिंग रहेगी, दिमाग में रखिएगा। पेशेंट मूव नेचुरल करेगा, पेशेंट की गति से ही आपको करना है, चाहे आप कितनी भी हड़बड़ी में हो। और पेशेंट को सामने से खींचते हुए नहीं लाना है। पेशेंट चलेगा, आप सपोर्ट करके और पुल करके रखोगे, दो चीजें करके रखोगे। याद रखिएगा, अगर आपने पुल नहीं किया तो भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिल जाएगा 40% की बजाय फिर 10% रिजल्ट मिलेगा, 20% की बजाय 5% रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। दूसरा स्टेप क्या करना है, धीरे धीरे पेशेंट को कहना है कि वो अपने थाई को ऊंचा करे। वो पहले तो उनकी नी और ये बाजू ऐसा रहेगा, वो ऐसा चलेगा। फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको इस थाई को ऊपर करते रहेंगे और एक पोजीशन ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल इस पोजीशन में, यानी ऐसे और ऐसे, ये नी है, ये इतना ऊंचा करना पैरेलल अपने हिप के और नीचे रखना, और टापू करते हुए जैसे घोड़ा चलता है वैसे चलना। अभी मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा, जैसे घोड़ा चलता है वैसे चलाएंगे। तुरंत घोड़ा जैसा नहीं कर पाएगा पेशेंट, वो धीरे धीरे कर पाएगा। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, दो बातों का और ख्याल रखेंगे। पेशेंट को कभी भी अपने क्लिनिक से बाहर नहीं चलाना है। आपके पास चाहे छोटा स्पेस हो बड़ा स्पेस हो, उसी स्पेस के कॉरिडोर पे पेशेंट मूव करेगा।
उसको सीढ़ियां नहीं चढ़ाएंगे, सीढ़ियां नहीं उतारेंगे, पैरेलल सरफेस पे मूवमेंट होगा। और इस दौरान निडल लगा रहेगा और आपका हाथ पकड़ा हुआ रहेगा। अगर पेशेंट को दर्द ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, दो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। दो लोगों में हमारा क्या होता है, पेशेंट का ये बाजू सामने से पकड़ा रहेगा। ये तस्वीर जो है ये एक्चुअल तस्वीर नहीं है, इसकी सहायता लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा पेशेंट क्या करेगा, पहले फर्स्ट टाइम में वो आपका वेस्ट लाइन पकड़ेगा सपोर्ट के लिए। उसके बाद जब वो एक बार राउंड अप हो जाएगा, निडल हो जाएगा, पेन उसका उसको लगेगा कि हाँ थोड़ा कम हो रहा है, फिर हम निडल को थोड़ा सा और स्टिमुलेट करेंगे, एक चाल और करेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट नहीं चल पाया और पेशेंट को लग रहा है कि उसके हिप में प्रॉब्लम है, या पेशेंट आपको महसूस हो रहा है कि पेशेंट नीचे की तरफ अपना वेट को ट्रांसफर कर रहा है और आपको नीचे की तरफ झुकना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दो आदमी लेंगे और पेशेंट का ये बाजू जो है ये यहाँ आ जाएगा और आप इस बाजू को पकड़ेंगे, ये आदमी इस बाजू को पकड़ेगा और पकड़कर इसको सामने की तरफ, और ये सामने का पुल होगा, ताकि इसका इफेक्ट नन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जैसा हो जाए। यानी यहाँ पर पेशेंट अपने दबाव का कम से कम इस्तेमाल करेगा और उनके दोनों पैर आप दोनों साइड वाले बनेंगे। ये आदमी जस्ट आपके सपोर्ट से मूव करेगा, इसलिए यहाँ की होल्डिंग बहुत मायने रखती है। अगर यहाँ ढंग से होल्ड नहीं किया तो आपका पेशेंट जो होगा अपने ऊपर वेट ले लेगा और ये वेट बेगने एक्सरसाइज हो जाएगा। इससे क्या होगा, कंप्रेशन जो है और बढ़ेगा और पेशेंट का दर्द बढ़ जाएगा। हम दर्द कम करने के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसलिए ये प्रक्रिया को बहुत धीरे धीरे बताना बड़ा जरूरी है। तो अब आप क्या पेशेंट का आर्म शोल्डर पे लेने का तरीका समझ गए, सब्जेक्ट है हैंड का आपने तरीका समझ गए, और सब्जेक्ट से वेस्ट अगर आप लिफ्ट कर रहे तो समझ गए। तो आपको ध्यान रखना है, एक बाजू वेस्ट लाइन, फिर दोनों बाजू, ये तीन चीजें आपको समझनी होगी। यहां पर मिस्टेक करके आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। मैं जहां पर नहीं दे पाएंगे पे जोर डालता हूं, तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर मिस्टेक्स 1% भी नहीं चाहिए। जितना मिस्टेक यहां करेंगे उतना रिजल्ट आपका बिगड़ेगा और पेशेंट का कंडीशन भी बिगड़ेगा। इसलिए यहां पर आपका सही होना बहुत जरूरी है। होर्स वॉक जो है यह आपको पहले सीखना होगा कि कैसे होर्स वॉक करते हैं। तो इसलिए सब लोग अभी जो एक सप्ताह का मैं आपको गैप दूंगा, उस एक सप्ताह में घर के सदस्य को पकड़कर आप ये टेस्ट करेंगे, और एक सप्ताह के बाद जब आप मिलेंगे तो मैं दो चार लोगों का यह ट्रायल देखूंगा, या फिर आप लोग वीडियो शूट करके मेरे व्हाट्सएप पे डालेंगे। उस वीडियो के आधार पे मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों ने इस कंसेप्ट को ढंग से पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। तो ये एक सप्ताह आपको प्रैक्टिकल घर में करने के लिए ही छूट दी जा रही है। अब हमको सारी चीजें समझ में आ गई, इसलिए मैंने सारी पिक्चर लगा दी कि आपको ची बूस्टिंग कैसे करना है। ये सारी प्रक्रिया में आपको 20 मिनट लगेंगे। तो अब आपको ये जितनी चीजें बताई, अब तीनों चारों पिक्चर मैंने एक साथ रख दिया। दिमाग को तरोताजा कर लीजिए और किसमें क्या बताया ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एक बार ये सीखने के बाद आपको जिंदगी में इस वीडियो को देखने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। आप और आपके पेशेंट का संबंध आएगा। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लिनिकल समझ जाते हैं। क्यों, देख कर आप नहीं समझ पाएंगे, अगर मैं वीडियो भी भेज दूं तो भी नहीं समझ पाएंगे, मुझे करते हुए देखेंगे तो भी नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए ये तीन स्टेप में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं कि आपका जो हाथ पकड़ने का सपोर्ट है वो 3 बार में, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि हम सारी चीजों को 3 3 बार में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 3, फिर स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 0 तक हम जाएंगे ऐसे करके। तो स्टेप नंबर 3 में 100% सपोर्ट लगाकर ही पेशेंट की मूवमेंट होगी, ये याद रखिएगा। पेशेंट चाहे चल पाए तो भी, अगर एक्यूट साइटिका कंडीशन है, एक्यूट बैक पेन है, एक्यूट नी पेन है, तो पेशेंट को हम चलने नहीं देंगे, वो सपोर्ट से चलेगा। कैसे सपोर्ट होगा, जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट का मतलब आप या पेशेंट के साथ आए हुए आदमी या आपका स्टाफ, वह उसको सबसे पहले टाइटली पकड़ेगा।
याद रखिएगा। यहाँ पर गलतियां जमकर होती है, हमारे पुराने बैच वाले ने भी की थी, इसलिए मैं बता देता हूँ। टाइटली का मतलब टाइटली होता है, हौले नहीं होता है। दूसरी बात, क्लोजली पॉसिबल। ये पेशेंट यहाँ है तो आप दूर नहीं रहेंगे, आपका बाजू एकदम कंधे से लग कर आएगा, एकदम क्लोज होगा। आइदर साइड ऑफ द पेशेंट, अगर एक साइड वाला पेशेंट है तो एक साइड, नहीं तो दोनों साइड हमें पेशेंट पे चाहिए होगा। याद रखिएगा हम ये क्यों कर रहे हैं, मेंटेन ट्रैक्शन एट द मैक्सिमम लेवल, ये वर्ड को मत भूलिएगा, ये इसका राज है। जैसे ही आप बाजू पकड़ के उसको खींचते हैं शोल्डर को, आप एक तरह का मैनुअल ट्रैक्शन दे रहे होते हैं, वो हमको मैक्सिमम लेवल पर देना है स्टेप नंबर 3 में। अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपके रिजल्ट फर्स्ट डे, कितना भी बेड रिडन पेशेंट क्यों नहीं होता है, हम फर्स्ट डे 10 मिनट के अंदर उनको चला देते हैं। तो वो चलाने के पीछे मनोज खंडेलवाल का होना जरूरी नहीं है, उस साइंस का सही ढंग से इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, जिससे मुझे भी रिजल्ट मिल रहा है और आपको भी मिलेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। यहाँ पर जो आपने बाजू पकड़ा है उसका हम 50% रिड्यूस करेंगे, ट्रैक्शन को, हैंड ट्रैक्शन को। अब उससे पेशेंट मूवमेंट जो करेगा, फिर हम नीडल का स्टिमुलेशन नंबर 2 लेवल पे लेके जाएंगे। जो नीडल हमने सुपरफिशियल पे था वो लेवल नंबर 2 पे जाएगा, और थोड़ा सा प्रेशर और वेट हम ट्रांसफर करेंगे 50% तक, जिससे पेशेंट अब अपने पैरों पर उस मूवमेंट को 50% ताकत के साथ आगे बढ़ाए। ये होगा स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 1 में पेशेंट पर सिर्फ 20% का हम सपोर्ट रखेंगे। चाहे तो दो में से एक आदमी हम यहाँ हटा भी सकते हैं, या दोनों मिलकर उसके हाथ को इस टाइप से पकड़ेंगे कि मानो आप सिर्फ उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं, 20% तक ही आप रखेंगे। और जो ट्रैक्शन हाथ का है उसको एकदम मिनिमम पे लेके आ जाएंगे, यानी जो कसकर हाथ से आपने उसके बॉडी को पुल करके रखा था, अब पुल नहीं करेंगे, बाजू पुल रहेगा, लेकिन पेशेंट अपने बॉडी को कंफर्ट जोन में लाकर मूवमेंट वाली कंडीशन में आ जाएगा। और उसके बाद आएगा स्टेप 0। स्टेप 0 में हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ के सपोर्ट या एक तरफ के सपोर्ट को हटा देते हैं। लेकिन यहां पर एक काम आपको करना है, पेशेंट जो है वह अपना एल्बो मोड़ेगा। ये पेशेंट अपना एल्बो सीधा करेगा, ये बाजू भी सीधा करेगा, और इसके ऊपर आपको 2 किलो से ज्यादा वजन का कोई सामान रखना है, मोर देन 2 kg। तो ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो मोटे मोटे किताबें होते हैं वो दो चार रख देते हैं उनके हाथ में, और धीरे धीरे क्या करते हैं, एक एक मूवमेंट में एक एक किताब हम हटाते रहते हैं। हमारे किताब जो होते हैं, जो किताब पढ़ने वाले हैं, जो अगर आपके पास एंटन जेसुरे की किताब होगी वही 1 किलो की है, ठीक है, तो वैसे दो किताब कुछ भी रख दी है हाथ में, और वो हाथ में होल्ड करके वह 2-3 बार मूवमेंट करेगा, और उसके बाद सारी चीजें हटाकर उनको हम नेचुरल मूवमेंट पे लाएंगे। और ये बातें मैं कर रहा हूँ बेड रिडन पेशेंट की, जो साइटिका का बेड रिडन पेशेंट होता है, वह अगर आपने इतना प्रोसेस को ढंग से कर दिया, इसमें कुछ निडल और लगेंगे, वह मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन पहले चलने का हॉर्स वॉक का तरीका आपको मालूम होना होगा। अगर हॉर्स वॉक का तरीका नहीं मालूम है तो कोई भी निडल लगा दीजिए, कोई काम में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने एक निडल को इसका तरीका बताते हुए आपको वो सारे प्रोसेस के जो वो छिपे हुए चीजें हैं वह बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि ये इतना आपको करना होगा और इसमें चूक नहीं होगी। तो वाक अब क्या करना है, यहाँ पर पेशेंट अब पूरी तरह रिलैक्स हो जाने के बाद हम उनका वास स्कोर वापस चेक करेंगे। और वास स्कोर में अगर मोर देन 30 to 40% आराम आ जाए, वैसे आराम तो मोर देन 40% आ जाएगा, 40% वो पेशेंट कहे कि मेरी मूवमेंट 40% अच्छी हो गई है, मेरा दर्द 40% अच्छा हो गया है, तो आप उसको नेचुरल चाल, अब हम क्या करेंगे, नेचुरल चाल 5 मिनट घड़ी देखकर और चलाएंगे। पेशेंट अपने रिदम में अपने ढंग से चलेगा, और जैसा वो घर में चलता है वैसा चलेगा। अब आप अपने तरफ का कोई कमांड चलने का नहीं देंगे। जब वो बिना असिस्टेंट वगैरह के बढ़िया से चल लेगा,
और उस समय आपको क्या करना है, अभी निडल जो है उसके कोई भी हम लोग तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हम पेशेंट को रेस्ट वाली पोजीशन में नहीं लेके आते हैं। कुछ पेशेंट अगर रिकवर अच्छा कर लेते हैं तो हम निडल रिमूव करके फिर उसको 5 मिनट चला देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट के रिजल्ट अच्छे का मतलब हो गया 30% के अबव और ज्यादा करके, तो ये 30% मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्लिनिक में हम इसको मोर देन 70% पे लेते हैं। अगर पेशेंट 70% रिजल्ट दे देता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं 5 मिनट, ये लास्ट 5 मिनट चलाना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम, अगर आपके रिजल्ट 30-40% भी हो तो आप पेशेंट का सुपरफिशियल निडल ला के छोड़कर मूव कराइएगा। दूसरी बात तो ये है कि अब स्टैंडिंग पोजीशन पे सारे काम होंगे, ये दिमाग में रखिएगा, ये सारे काम स्टैंडिंग पोजीशन पे हो रहे हैं और आपके क्लिनिक के अंदर ही हो रहे हैं। इसमें टोटल प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पर हम लगभग 4-5 जगह निडल लगा चुके होते हैं, क्योंकि हर 5 मिनट बाद और हर चाल पर हम एक एक निडल लगाते रहते हैं। वह चीजें हम बाद में जोड़ेंगे, पहले ये प्रक्रिया नहीं होगी तो निडल लगाना बेकार हो जाएगा। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कब एनालिसिस करेंगे, वास स्कोर तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार हम उसको चाल चलवा रहे हैं और प्रोसेस लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 0 कर रहे हैं, तो उसमें हम करते हैं। तो टोटल का टोटल हम 30 मिनट, क्योंकि 5 मिनट का वॉकिंग भी है, तो ये टोटल आपका 30 मिनट का हो जाता है। तो 30 मिनट के बाद हम उनको बैठाएंगे, बैठा कर फिर उसका वास स्कोर कहेंगे कि आप आराम से जिस कंडीशन में आए थे उस कंडीशन में चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए आप अपना वास स्कोर बताइए। वास स्कोर भी देखेंगे और 30 मिनट के बाद वोमेक स्कोर भी हम चेक करेंगे। लेकिन वोमेक स्कोर में कोई हार्ड वोमेक स्कोर चेक नहीं करेंगे, सॉफ्ट वोमेक स्कोर ही चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि वोमिक स्कोर जो होगा 1 वीक के बाद फिर फुल्ली चेक होगा। अभी हमारा सारा फोकस होगा वास स्कोर पे। फर्स्ट रिजल्ट आपको न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, वास स्कोर भी एक न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है, उस पर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सेकेंडरी रिजल्ट 30 मिनट के बाद आपको लेना है। ये याद रखिएगा, कब हम पेशेंट से पूछेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम प्राइमरी रिजल्ट और सेकेंडरी रिजल्ट कहते हैं। तो वास स्कोर जब भी होता है वह हम लोग शुरुआती दौर में हर चाल के साथ थोड़ा थोड़ा उसको मूवमेंट करते समय उसके फंक्शनल बातों को ध्यान रखते हैं, और सेकेंडरी रिजल्ट में हम फंक्शनल और पेन, ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं। तो 30 मिनट के बाद हम लोग उनका वापस स्कोर चेक करते हैं, और उस स्कोर में हम लोगों को बहुत प्रकार के चार्ट हम क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं। आप कैसा कर रहे हैं वो इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो वास स्कोर और वोमेक स्कोर काफी होता है। वोमेक स्कोर वीकली वीकली हम चेक करते हैं, वास स्कोर हम क्लिनिकल विजिट के फर्स्ट 2-3 डेज तक करते हैं, उसके बाद फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेन फ्री हमारा पेशेंट 3 दिन के अंदर लगभग लगभग हो जाता है। उसके बाद उसके फंक्शनल और बाकी चीजों पे हमें काम करने की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा करके एनआरएस ऑफ द लेग पेन स्कोर चार्ट, ओडीआई है, पेशेंट ग्लोबल इंप्रेशन चेंज है, रेंज ऑफ मोशन है, लंबर स्पाइन है, और एसएलआर टेस्ट है। एसएलआर टेस्ट भी आपका काफी सुधार आ जाता है पहले ट्रीटमेंट में। तो ये सारे जो चीज होता है, ये सारे जो जो पेशेंट का आपने पहले किया वही स्कोर को हम बाद में करते हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट को पता है, अगर नए स्टूडेंट को ये नहीं पता है तो खाली इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो आरओएम का ध्यान रखना होगा, दूसरा स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट है जैसे एसएलआर है उसका, और वास स्कोर का, और वोमेक स्कोर के चार्ट आपके पास होने होंगे। तो ये चार आपको मुख्य मुख्य ध्यान देना है। लेग पेन का स्कोर आप वास स्कोर के साथ ही पूछ सकते हैं, तो आपका लगभग लगभग पेशेंट फीडबैक आपको उसी दिन दे देगा। तो ये टोटल का टोटल हो गया आपका स्पाइनल एक्यूपंक्चर के प्रोसेस। इसमें रिजल्ट देने के सारे प्रोसेस हो गए, पॉइंट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जितनी चीज मैंने बताई है वह चीज मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये दिल्ली की क्लास की वीडियो है, इसमें आप वो सारे थ्योरी को समझिए कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, और बीच बीच में मैं आपको बता भी दूंगा कि ये सारे थ्योरी को हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ मैंने साउंड नहीं रखा है ताकि मैं बीच में आपको कुछ बता सकूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पर एक पेशेंट बनकर यहाँ पर बीच में है, और ये दो लोग हैं जो इनको असिस्ट करेंगे, ये साइड वाले लोग असिस्ट करेंगे। एक प्लेन सरफेस है जिस पर उसको वॉक करना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये एक रियल पेशेंट है, और ये दो जो है वो उनके असिस्टेंट है। कौन से नीडल लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये प्रोसेस होने के बाद ही बाकी चीजें आपको सीखनी है। अभी जितना चीज अभी बताया उसको इम्प्लीमेंट होते हुए आप देखिए। आपको घर में ऐसा प्रैक्टिकल करना है सबको। यहाँ पर मैं इनको बता रहा हूँ कि पेशेंट की कंडीशन कैसे आते हैं। जब भी पेशेंट आता है तो वह सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपके सर का पिछला हिस्सा जो है वह आपका बटक है। आप अगर ये दिमाग में रख लेंगे तो बटक पे होने वाले सारे इशू को आप सर से इलाज कर सकते हैं। जो पिछली वाले कोर्स में हमने इसके बारे में डिटेल बताया था, ड्यू 20 समझाते समय। ठीक है। हम यहाँ पर पेशेंट का हाथ कैसे लेना है और कहाँ पर ग्रिप्स करना है, ये मैं यहाँ इनको पहले बता रहा हूँ कि पेशेंट किस टाइप से चलते हुए आपके पास आएगा, क्योंकि वह दोनों पैर पे वजन नहीं डाल पाता है। उसको दर्द काफी ज्यादा होता है। अगर रेडिकुलोपैथी है तो वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, वो घसीट के चलेगा अपने पैरों को। या कोई आदमी के कंधे पे ही वो हाथ रख के आता है, या स्ट्रेचर पे आता है, या कुर्सी पे बैठकर ही पेशेंट आता है। अगर आप होम विजिट करेंगे तो वो बेड पे ही कराते हुए आपको मिलेगा। अब पेशेंट का बाजू कैसे पकड़ना है, ये देखिए, ये पेशेंट का बाजू लिया और सामने से आप ध्यान से देखिए वो होल्ड करके उस पर स्ट्रेचिंग कर रहा है, इसलिए मैंने नीचे से हाथ हटा के उसकी कलाई पे हाथ लगा दिया है। आपने ध्यान से देखा होगा ये कलाई पे ले रहा है ताकि इसकी बॉडी इसके पास आ जाए। याद रखिएगा, यहाँ गैप नहीं रहना चाहिए आपका, ये एकदम पेशेंट का पास आएगा और ये पेशेंट को पुल करेगी आगे की तरफ। पकड़ने का तरीका इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए बाजू कैसे पकड़ा जा रहा है। क्योंकि पकड़ कर जब सामने आएंगे तभी सामने वाला पेशेंट का आप वजन शिफ्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमको लगभग लगभग इसको नन वेट बेयरिंग जैसा बना देना है। पेशेंट को हम ये बता रहे हैं कि आपको सीधा जाना है, सांस बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए सांस गहरा लेते हुए चलना है। और बाकी दोनों जो लोग हैं वह अपने ऊपर वजन लेकर पेशेंट को लेकर चलेंगे। और यहाँ पेशेंट नॉर्मल चाल चल रहा है, यहाँ पर अभी घोड़ा चाल शुरू नहीं हुआ एक। अब अगर मैं थोड़ा सा वीडियो रोक देता हूँ, आपने ध्यान से देख लीजिए, यह कलाई को कसकर पुल किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, ये स्ट्रेचिंग है। यहाँ पर पेशेंट पूरी तरह इनके बाजू को सामने की तरफ पुल करेगा, तो यहाँ पर भी गैप नहीं होना, इसमें गैप नहीं होना, और इधर गैप नहीं होना, तो ये मेंटेन करना है आपको। ठीक है। घर में अपने बच्चों को लेके किसी को भी लेके कर लीजिएगा। अभी पेशेंट बहुत ज्यादा दर्द में है तो वो एक पैर को घसीटते हुए ही चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को निडल लगाते हैं। तो समझ लीजिए आपने निडल रेन 24 पे या ड्यू 20 पे, अभी हम आगे चल के बताएंगे कैसे फेज वाइज करना है। तो वैसा हम एक निडल पेशेंट को लगाएंगे और पेशेंट को सामान्य रूप से यहाँ पर एक बार गहरी सांस 5-6 बार लेना और छोड़ना करवाएंगे पेशेंट का। देखिएगा, ची के लिए सांस पेशेंट का ढंग से लेना और अब्डोमन ब्रीथिंग लेना जरूरी है। तो आप ध्यान दे दीजिएगा कि पेशेंट सांस कैसे ले रहा है। अगर वो पेट तक नहीं ले रहा है तो उसके रिजल्ट स्लो रहेंगे, तो उसको पेट तक का सांस लेना बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ से अब ये वापस आगे बढ़ेंगे।
पेशेंट की गति से दोनों थेरेपिस्ट अपनी गति बढ़ाएंगे या कम करेंगे, दोनों थेरेपिस्ट उनको लेकर नहीं जाएंगे, पेशेंट खुद जाएगा। अब हम थेरेपिस्ट से वो निडल लगवा रहे हैं जो हमें लगाना है। हम यहाँ ड्यू 16 पर निडल लगा रहे हैं। ये सब हम आपको कल डिटेल में बताएंगे, लेकिन सामने लग रहा है इसलिए आप देख लीजिए। यहाँ हम कोई टेंडर नहीं ढूंढ रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ आपका पॉइंट ढूंढ रहे हैं, यहाँ कोई टेंडर नहीं होगा। ये निडल इतना फास्ट लगता है कि जब तक आप समझे तब तक आपकी निडलिंग हो जानी चाहिए। अभी निडल लगाकर पेशेंट का 100% स्ट्रेचिंग करते हुए पेशेंट मूव करेगा। आपने ध्यान दिया होगा जैसे मैंने उस समय कहा था वेस्ट लाइन सपोर्ट, तो यहाँ वेस्ट लाइन सपोर्ट भी दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो गलतियां कर रहे थे वो मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों आगे जा रहे थे, तो इन दोनों को हमने पीछे रहने के लिए कहा है। पेशेंट आगे जाएगा, बाकी आप लोग दोनों लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे। प्राय क्या होता है, थेरेपिस्ट जो होता है वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो तो अच्छे हैं, और पेशेंट पीछे रह जाता है। यहाँ पेशेंट पीछे नहीं रहेगा, पेशेंट आगे बढ़ेगा और ये दोनों उसके साथ साथ चलेंगे। ये दिमाग में रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो पकड़ में नहीं आती। अभी देखिए पेशेंट आगे हो गया। अब पेशेंट को हमने धीरे धीरे, जैसे आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप अब इसको घोड़ा चाल हम करवा रहे हैं। तो पेशेंट अपने क्या कर रहे हैं, वो घोड़ा चाल कर रहे हैं और दो असिस्टेंट उनको असिस्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब वहां पर हम निडल स्टिमुलेट वापस करते हैं और पेशेंट को थोड़ा सा और घोड़ा चाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर हमने LI11 पर लिया है दोनों बाजू में। निडल के साथ ही सारी प्रक्रिया होगी और निडल आपको बहुत फास्ट गति से लगाना है। अब पेशेंट को हम हल्का हल्का घुटना ऊपर करने के लिए बोलेंगे। अब पेशेंट देखिए यहाँ हल्का हल्का, अब ये जैसे टाप दे के घोड़ा चलता है, अब पेशेंट वैसा चलने लग गया और पेशेंट आगे आएगा, बाकी असिस्ट पीछे होगा।
यहाँ पेशेंट से हम थोड़ा सा वापस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के लिए बोलेंगे, और जरूरत पड़ी तो जो निडल हमने लगा रखे हैं उसको हम स्टिमुलेट करेंगे। पेशेंट का सीधा रहना और दोनों असिस्टेंट का सीधा रहना जरूरी है। वो सीधा जाएगा और सीधा आएगा, टेढ़ा नहीं चलेंगे। क्योंकि चलते चलते क्या होता है, एक असिस्टेंट ज्यादा जोर से पकड़ लेता है, एक कम जोर से पकड़ता है, वो हल्के हल्के टेढ़े चलने लग जाते हैं, तो टेढ़ा नहीं चलना है। अब वो पेशेंट सांस, हम इशारा से बात करते हैं, हम बोलते नहीं, तो हमने उनको बहुत गहरी गहरी 5 बार सांस लेने के लिए कहा। अब पेशेंट को ये कहा कि अब हमारे जो दोनों असिस्टेंट है वो हाथ की जो स्ट्रेचिंग है, आपने देखा अब दोनों ने क्या किया, हाथ को नीचे लेके आ गया, मेरे दोनों असिस्टेंट हाथ को नीचे लेके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये हाथ ऊपर कर लिया, ये हाथ ऊपर कर लिया, यानी इसकी जो स्ट्रेचिंग है इसको हम अब 30% पे लेके आ गए हैं। ये अब 30% स्ट्रेचिंग में चल रहा है। अब पैर देखिए पेशेंट का, अब हमने उनको और पैर ऊंचा करने के लिए कहा है, वो धीरे धीरे अपने पैर को ऊंचा करके फोर्स वाक को मेंटेन कर रही है। हम पिछले 30 साल से इसी तरीके से पहले दिन ही बेड रिडन पेशेंट को उतार के चला देते हैं। ये सीक्रेट हमारे अलावा कोई नहीं करता है। हम आपको सारे वो गहरे सीक्रेट के साथ चीजें सिखा और बता रहे हैं। अब हमने इसका क्या क्या, देखिए मैं हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं आपको बताया नहीं, आपको बता देता हूँ, अब निडल को भी हमने लेवल 2 पे ले लिया है। तो इसलिए देखने से नहीं, उसके पीछे की चीजों को समझते रहिए क्या किया गया, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अब लेवल 2 पे आ गया, हाथ पे इनका हमने हल्का सा स्टोमुलेट जो LI11 वाला है, ये 5 बार। अब क्या सेम लेवल में, फिर हमने 5 बार सेम लेवल में किया, जबकि पेशेंट बहुत निडल फोबिया वाली है उसके बाद भी। हम 5 नीडल लगाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो 5 लगाते हैं, नहीं जरूरत पड़ी तो हम नहीं लगाते हैं। वो हम आगे वाले क्लास में और जानेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और जानेंगे। अब हमने इनका जो चाल है वो पेशेंट के ऊपर वेट बेयरिंग में कन्वर्ट कर दिया। पहले वो नॉन वेट बेयरिंग था, अब वो वेट बेयरिंग है, यानी पेशेंट अब अपने पंजे को अच्छे से टिकाकर अपने वजन को अपने शरीर के ऊपर लेकर मूवमेंट करेगा, और हम खाली नीचे से ज्यादा सपोर्ट देंगे। अब देखिए इनका बटक का मूवमेंट हमने स्टार्ट करवा दिया, पेल्विक एरिया एंड बटक एरिया अब मूवमेंट में आ गया है। और बाजू ऊपर वाले आप ध्यान से देखिएगा तो ढीले हो गए हैं, जो ऊपर के बाजू है वो हमने यहाँ पर ये ढीले हो गए। अब पेशेंट आपने देखा होगा कि यहाँ से वो रिलैक्स हो गया, और ये चीजें अब उसकी मूवमेंट हम कराने लग गए, नी ऊपर होने लग गया, ये घोड़ा चाल। अब हम इनके पैर में लीवर 2 पर पॉइंटर लगाएंगे, क्योंकि इसकी घोड़ा चाल काफी अच्छी हो गई। इससे पैर के रेडिकुलोपैथी में हम आराम देने के लिए और पैर को वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि पेशेंट जब पेन में आता है तो इन्फ्लेमेशन से पैर भर जाता है। वो कहीं भी पैर रखता है तो उसको रेडिकुलोपैथी होता है, नहीं पेन ट्रेवल करता है, और वो ढंग से अपने ऊपर बॉडी पे वेट नहीं ले पाता है। तो हम यहाँ लीवर 2 लगा रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी किस पार्ट में प्रॉब्लम है, हम दोनों तरफ लेते हैं। ये निडल लेकर ही पेशेंट मूव करेगा, और वापस थेरेपिस्ट को ध्यान रखना है, पेशेंट आगे चलेगा और अपने थाई को पूरा खोलेगा, जैसा आपको मैंने स्लाइड्स में बताया था। तो अब ये जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर लेके टापू रखते हुए चलेगा। पैर आगे नहीं रखना, वो एक ही जगह गिरेगा, जहां से पैर उठ रहा है देखिए वहीं गिर रहा है, जहां पैर उठेगा वहीं गिरेगा, ये आगे नहीं जाएगा। अभी पहले हम जहां टापू उठेगा वहीं गिरा के इसको मूवमेंट कराएंगे।
ये गलतियां जो सबसे बार बार होती है कि थेरेपिस्ट आगे आ जाता है, यहाँ थेरेपिस्ट का आगे नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिएगा ये थेरेपिस्ट आगे आ गया, इसका आगे नहीं आना चाहिए। अगर आपको इसको अच्छा रिजल्ट देना है, पेशेंट आगे मूव करेगा, आप लोग इसके इस लाइन से पीछे रहेंगे, इस मिडल लाइन से पीछे रहेंगे। ये दिमाग में रखिएगा, इसलिए ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, अपने घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये सब लोग पहली बार कर रही हैं, इसलिए बेहतर कर रहे हैं, लोग पहली बार करके भी अच्छा कर रहे हैं, और आप लोग भी अच्छा करेंगे, चिंता ना करें। पेशेंट का हमने जो लास्ट में आपको बताया था कि अब हम पेशेंट को एक तरह से उनका वेट हटाकर सिर्फ 30% से भी लेस पर हम चले जाएंगे। हम एक बार 30% पे साथ में मूवमेंट कराएंगे कि पेशेंट कहीं गिर नहीं जाए, और निडल का स्टिमुलेट करेंगे, पेशेंट को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के लिए बोलेंगे, और जस्ट उसके लेवल को हल्का सा अगर जरूरत पड़ा तो हम तीसरे लेवल पे ले जाएंगे, नहीं तो हम दो लेवल पे ही निडल को रखेंगे। हर पेशेंट, मैंने कहा, सब्जेक्टिव है, तो पेशेंट अपने कंडीशन के अनुसार हम निडल की डेप्थ को तय करेंगे, नहीं तो हम फर्स्ट और सेकंड डेप्थ में रिजल्ट ले लेंगे। 70% लोगों में आपको फर्स्ट और सेकंड डेप्थ में रिजल्ट मिल जाता है। अब पेशेंट यहाँ फ्रीली मूव कर रहा है, जिसको तीन लोग पकड़ के लेके आए थे। प्राय ऐसे पेशेंट को 3 से 4 लोग पकड़ के लेके आते हैं, बेड रिडन होता है या कुर्सी पे बैठा के लाते हैं, व्हील चेयर पे लाते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या हमने एक तरफ का हटा दिया, आपने ध्यान दिया होगा। अब पेशेंट को हम मोटिवेट करेंगे खुद चलने के लिए। अब पेशेंट यहाँ पर खुद चल लेगा, क्योंकि बाकी कंडीशन देखकर आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, वह दोनों बाजू का अब इस्तेमाल करेगा, दोनों बाजू को आगे पीछे करते हुए चलेगा, और उसके हाथों पर हम कुछ न कुछ वेट रख कर चलाएंगे, और उसके बाद बाजू से चलाएंगे। जैसे वेट का आपको ने कहा था, अभी वेट वाला काम करेंगे, और धीरे धीरे उसके वेट को हम कम करते रहेंगे, जैसे हमने दो तीन जो वेट उसके ऊपर रख दिया। ये वेट पकड़ने का तरीका देखिएगा आपका। जो कोहनी है वो शरीर से चिपका रहेगा, और हाथ सीधा रहेगा जिस पर वेट रखेंगे। होल्ड नहीं करना है उसको, मतलब पकड़ना नहीं है, ग्रिप्स नहीं करना है, पाम खुला रहेगा, उसके ऊपर वजन रखा जाएगा आपका। कोई भी वजन रख सकते हैं आप। कल मैंने आपको बताया था स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथेनिंग, तो ये टीशियम का स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथेनिंग है। तो ये दोनों काम हमको टीसीएम के एंगल से करना है। अब पेशेंट को हम गाइड दे रहे हैं कैसे मूव करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस कम होता है कि मैं चल पाऊंगा क्या, मैं तो बेड रिडन था। अब देखिए ये पेशेंट आराम से यहाँ पर चल पा रहा है। अब इसके पैर एकदम खुल जाएंगे, और ये एकदम नॉर्मल चलने लग जाएगा अभी। और अपना पेन जो है, ये मोर देन 50% पेन रिड्यूस तो इसका आज ही हो जाएगा। पेशेंट को प्रोत्साहित करेंगे आप। यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट को लगता है नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ये डॉक्टर मेरा कहीं ऑपरेशन तो नहीं करा देगा, इसलिए आपको बीच बीच में प्रोत्साहित करना होता है यहाँ पर। यस यस, बहुत बढ़िया, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी ये छोटे छोटे अल्फाज से लगातार जारी रहेंगे इस दौरान पेशेंट के। पेशेंट का एक वेट हमने हटा दिया, आपने देखा होगा, हमने दो बॉक्स रखा था, अब एक हटा दिया। अब पेशेंट इसको लेकर मूव करेगा, और इनकी नी जो है अब और ऊपर हमने उठाने के लिए कहा है। तो ये अब पैर भी इनको आगे रखने के लिए कहा है, तो ये अपने पैर को भी अब आगे रख पा रही है। अब हमने दूसरा वाला वेट भी हटा दिया है। अब यहाँ पर पेशेंट एकदम रिलैक्स होकर चलेगा। अब हल्का हल्का निडल को खाली टच कर देंगे, और पेशेंट का हाथ खोल देंगे, और उसको कहेंगे बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, और बिल्कुल लेफ्ट पूरा बाजू खोलकर चलना है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब पेशेंट बिल्कुल नेचुरल, जैसे मार्च पास्ट करता है उस टाइप से चलेगा। निडल हम हटाएंगे नहीं, निडल लगा रहेगा बॉडी पे। बहुत सारे पेशेंट में हमें दो तीन निडल और लगाने की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे पेशेंट में हमें एक ही निडल से काम हो जाता है, बहुत में दो निडल से काम हो जाता है, तो ये हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब पेशेंट एकदम नेचुरल चल रहा है, जिसको चार लोग पकड़ कर लाए थे। और इसकी मतलब अगर आप देखेंगे तो पेशेंट की हंसी बता देगी कि अब पेशेंट को कोई भी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा, उसका फियर जो ऑपरेशन का था वो दूर हो गया। लेकिन वो पूरा बाजू हिलाते हुए ही चलना है, पेशेंट बाजू हिला के चलने में डरता है यहाँ पे, इसलिए आपको बार बार मोटिवेट करना है भाई।
अच्छे रिजल्ट के लिए पेशेंट के लिए हमेशा तालियां होनी चाहिए। ज्यादा करके हमारे पेशेंट ही ताली मारते हैं कि सर आपने क्या कर दिया। ठीक है। अब इनको कहेंगे नेचुरल चलिए, आप पर बिल्कुल जैसे पहले चलते थे वैसे चलिए, ताकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मुझे अब बिस्तर पर रहने की जरूरत नहीं है। और ऐसा अब हम 5 मिनट तक पेशेंट को, जो डिपेंड करेगा पेशेंट के कंडीशन पे, किसी पेशेंट को हम सुपरफिशियल निडल वापस डेस्क से सुपरफिशियल लाकर फिर उसको 5 मिनट मूव कराएंगे। और किसी पेशेंट की अगर जरूरत पड़ी तो हटाएंगे, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, सुपरफिशियल लेवल पर निडल लाकर पेशेंट को फिर कहते हैं 5 मिनट तक आप आराम से चलिए, जैसे आप घर में चलते थे। अब पेशेंट जैसा चलता था वैसा ही चलेगा। और यहाँ पर पेशेंट को मोटिवेशन देना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट उसने अचीव किया है। ये निडल है ड्यू 16 का जो मैं दिखा रहा हूँ। कल लोकेशन वगैरह दिखा देंगे, खाली दिमाग में पिक्चर बैठा दीजिए। खाली निडल लगाने से कुछ नहीं होगा। अपने निडल के साथ ये सारे सिद्धांत जो मैंने बताए वो प्रयोग कीजिएगा, फर्स्ट डे आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। पेशेंट की कंडीशन देख के मत डरिएगा कि अरे ये तो बड़ा क्रिटिकल सा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको साइटिका वाली क्लास में बता चुका हूँ कौन से पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी और कौन से पेशेंट बिना सर्जरी ठीक हो जाएगा, या आप आराम से डायग्नोसिस कर लेंगे। निडल निकालना जैसे मैंने बताया था बड़ा जरूरी था, कॉटन रखेंगे, दबाएंगे, पुश करेंगे और निडल लगा लेंगे, और कॉटन को रगड़ेंगे नहीं, उसको दबा के रखेंगे। ये सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर मसाज नहीं करना है। मसाज करने से वापस चीका स्टेग्नेशन हो जाएगा। आप उसको फ्लो अभी बनाए, वो फ्लो जारी रहने देना है। पेशेंट को भी वहां पर रगड़ने वगड़ने के लिए मना करना है, और आपको भी कॉटन लेंगे, दबाएंगे और छोड़ देंगे। पेशेंट ये गलतियां करता है, वो रगड़ता है, जैसे ये पेशेंट ने चेष्टा की वैसे पेशेंट रगड़ता है, तो उस समय आप ना कर देंगे कि आपको कुछ नहीं करना है या कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी। जो रिजल्ट देना था वो मिल गया, इसको ना तो रगड़ना है ना और कुछ करना है, ना घर में जाके इस पे बोरोलिन वगैरह लगाना है। बहुत सारे लोग घर जाके उसमें एंटीसेप्टिक वगैरह लगाने लग जाते हैं, वैसा कुछ नहीं करना है। और उसके बाद पेशेंट को कहना है कि भैया आप देख लीजिए आप बिल्कुल ठीक हो गए। बेमतलब आंसू बहाते हुए आए थे, 90% पेशेंट मुस्कुराते हुए और खुशी के मारे रोते हुए जाते हैं। ठीक है। अभी बाकी लोग अपना अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बाकी लोग जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं चलिए उनको भी देख लेते हैं। आप लोगों को भी घर में ये सारी प्रैक्टिकल चलने वाला करना है, अभी निडल का नहीं करना, अभी चलने वाला करना है। ये बीच में मोहतरमा नीलम जी हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग खुद का भी प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप बना के अपने घर में कर लीजिए। अभी निडल उडल पे मत जाइए, वो बातें बाद में करेंगे। अभी पकड़ना आना चाहिए, कैसे बाजू पकड़ना है, कैसे चलाना है, क्या करना है, सारे गोल्डन रूल अप्लाई करने हैं अभी। ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफी है उतना। उसके बाद हम अपना पेशेंट का वापस वहां से स्कोर देखेंगे। यहाँ पर पेशेंट 50% से ज्यादा रिलीफ आपको दे चुका होगा। और उसके बाद वोमेक स्कोर, जो फ्लोर टेस्ट होता है वोमेक स्कोर का, वो करेंगे। लेकिन हम सीढ़ी चढ़ाना, उतारना, नीचे बैठाना, वो सब वोमेक स्कोर 1 सप्ताह के पहले चेक नहीं करेंगे। तो वोमेक स्कोर का ध्यान रखिएगा। जो फ्लेट पर हम वोमेक स्कोर करते हैं, जैसे कि आपको चलते समय क्या दर्द हुआ, बैठते समय क्या हुआ, अभी सोफा पे बैठते समय क्या हुआ, तो वो सारे, बेड से उतरते समय क्या हुआ, वो सारे चेक करेंगे। लेकिन सीढ़ी चढ़ते समय, मोजा पहनते समय, वो सब जो होते हैं वो अभी नहीं करेंगे, वो 1 सप्ताह बाद करेंगे। तो आपने अभी देखा मनोज खंडेलवाल से घुटना दर्द, कमर दर्द, साइटिका में जो हम एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मॉक्सिलेशन जो भी काम कर रहे हैं उसके फास्ट रिजल्ट देने के तरीके, जिसमें याद रखिएगा आपको एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मॉक्सिलेशन तीनों की जरूरत पड़ेगी, तो तीनों आपको मालूम होने चाहिए। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, ये क्लिनिकल सीक्रेट्स है। तो यहाँ पर एक जो चीज मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्थोपेडिकल एक्यूपंक्चर में, नी वाले में, अगर समझ लीजिए यही, ये तो मैंने आपको sciatica का बैक बता दिया। अगर समझ लीजिए यही मामला आपका नी का हो, तो हम लोगों ने आपको बताया था, वो मैं रिमाइंड कर देता हूँ। लंग फाइव का अगर नहीं जानते हैं तो आप खाली लंग फाइव पे लगाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा प्रोसेस उसका आपको जानना होगा। जो पुराने लोग हैं उनके लिए ये फायदेमंद है, नए लोगों के लिए थोड़ा सा रुक जाइए।
वो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, लेकिन इसका प्रोसेस बिल्कुल आपको करना है, तो सारे लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका साइटिका और नी पेन के दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। वो याद दिला देता हूँ मैं, हमने लंग 5 लिया था और हार्ट 3 लिया था, और साथ में हमने LI 11 भी आपको बताया था, जरूरत पड़े तो वो घुटना दर्द के लिए हम डिजिटल पॉइंट के रूप में ले सकते हैं। तो सारे लोग, जो लोग अभी ये प्रोसेस को देखें, आप ये 3 पॉइंट के आहाशी ट्रिगर या वहां के हाईएस्ट टेंडर पॉइंट को उस मेरिडियन पे लेके अपने घुटना दर्द में इस्तेमाल कीजिएगा और रिजल्ट देखिएगा। अगर बाई चांस से आपको वो सब देखे भी नहीं है, तो मेरे साइट पे लाइफ विद खंडेलवाल पे जाकर आप उसको ढूंढ सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारी चीजें आपको और बताऊंगा, तो उस डिटेल में उसका एडवांस वर्जन बताऊंगा, तो पुरानी चीजें भी बता दूंगा। बस फार्मूला दिमाग में रखिएगा कि आपका जो हम डिजिटल एक्यूपंक्चर से लेते हैं, तो उसमें सारे लोग एक वर्ड को बोल लीजिए, आपको जिंदगी भर फार्मूला याद हो जाएगा। आपका एल्बो यानी आपकी कोहनी आपका घुटना है, तो घुटना दर्द का कोई भी इलाज सबसे पहले आप एल्बोस के 3 पॉइंट से करेंगे। जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था, लंग 5, हार्ट 3, LI 11, लेकिन तीनों के लेने का तरीका मेरे गोल्डन रूल के हिसाब से होगा। जस्ट निडल लगा देने से आपको उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जो इंस्टेंट रिजल्ट है उसके लिए उस फार्मूले से लगाने हैं। तो ये चलने वाला फार्मूला के साथ अगर घुटना दर्द में करेंगे तो ये 3 पॉइंट लग जाएंगे, और साइटिका में जो अभी मैंने बताया वो सारे के सारे रहेंगे। तो अब मैं आपको जो मेन मेरा मकसद आपको है वो पढ़ाना नहीं है बल्कि सिखाना है। सिखाने का मतलब हो गया वो चीजें जो आपको किताब खोल कर नहीं देखनी पड़े, जो चीज आपको सामने दिखाई दे और आपको बिल्कुल याद आ जाए और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ऑफलाइन क्लासेस अभी हमारा दिल्ली में है, फिर हम एक अमेरिका से हमारी जेनी रहने आ रही है, उसके साथ हम करेंगे। वो सिर्फ ऑनलाइन के स्टूडेंट के लिए ही होगा, बाकी लोगों को हम उसमें नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको अपना नाम नीलम जी को पहले से बुक करके रखना होगा, दिल्ली और बम्बई के लिए, क्योंकि हम कुछ चीज आपको सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते। तो ये सारी बातों के साथ मैं आपसे इजाजत देता हूँ। आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर के पहले मैं अपने फोन नंबर बता देता हूँ। हमारे दो फोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306। और नीलम जी का नंबर आपके पास है, कोई इशू हो कोई दिक्कत हो तो नीलम जी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पॉज लेते हैं। इस आज के स्लाइड में या आज के इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट्स होगा तो वो आज ही आप, हाँ, जैसे देवेंद्र जी ने पूछा कि क्या हम हर प्रकार के पेन में ऐसा ही करेंगे। हर पेन में हम डिफरेंस करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है। प्राय हम लोग एक गलती करते हैं, हर पेशेंट को ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं। हर पेशेंट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, हर पेशेंट सब्जेक्टिव होता है। पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉइंट्स में काम लेने के तरीके सब्जेक्टिव होते हैं। तो ये अंतर करना जरूरी है। प्राय एक्यूपंक्चर में हम लोग क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, LI 11 लगाना है, DU 20 लगाना है, हमने लगा दिया। लेकिन वो पेशेंट जो है वो हर पेशेंट अलग है। कोई बूढ़ा है, कोई आज बीमार हुआ है, कल कोई बीमार हुआ है, किसी को घुटना के साथ कमर दर्द है, किसी को साइटिका के साथ कमर दर्द है। इसलिए हर प्रॉब्लम सब्जेक्टिव है, इसलिए निडल की टेक्निक सब्जेक्टिव हो जाएगी। ये हुई नंबर 1 बात। नंबर 2, हर प्रॉब्लम में ऐसा लगाना है, तो वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया था, मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम में सारे में ऐसा लगाना है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में ये मूवमेंट नहीं होगा, फिर वहां ROM वाले मूवमेंट होंगे, वो तरीके अलग हो जाएंगे। नी वाले में फिर आइसोमेट्रिक के इश्यूज आ जाएंगे, क्वाड्रिसेप्स वाले आ जाएंगे, वहां पर तरीके बदल जाएंगे। आज जो तरीके हैं वो है एक्यूट नी कंडीशंस, जिसमें पेशेंट का मूवमेंट, फंक्शनल मूवमेंट, पेन ये बहुत ज्यादा हो, उनके लिए, और साइटिका पेन वालों के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो पे कंसंट्रेट करेंगे, तो ये एक्यूट साइटिका है, और एक्यूट साइटिका में इससे ज्यादा फास्ट देने वाली कोई भी तकनीक इंडिया में मौजूद नहीं है जो एक्यूपंक्चर की है। ये दी मतलब सर बेस्ट एक्यूट फर्स्ट साइट, सिटिंग में। एक्यूट सुनिए साइट। पहले मेरी बात, अरे रुकिए, पहली बात तो कंप्लीट करने दीजिए। सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ, नहीं वो ये देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ऐसे है, सारी चीजें ऐसे जुड़ी हुई है। कोई चीज आप यहाँ छोड़ के यहाँ लगा देंगे तो काम नहीं होगा, पहले बता दिया, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। दूसरी बात, कोई चीज छोड़ेंगे सर, इसकी जरूरत नहीं है सर, अभी सांस लेना छोड़िए सर, मैं वो सांस ले रही थी, चलो चलने दो, गड़बड़। तो इसमें कड़ियां नहीं छूटनी, दिमाग नहीं छूटना, जितने सिद्धांत बोले नहीं छूटना।
इसलिए मैंने क्लास शुरू होने के पहले ही बोला कि जो लोग क्लास में शुरू से अंत तक मौजूद नहीं रहेंगे उनसे बहुत कुछ छूटेगा। क्यों? मुझे करते हुए देख के भी नहीं समझ पाएंगे। किसी पेशेंट के पास अगर मैं 1 साल तक आपको रख लूं और मैं ट्रीटमेंट देता रहूं तो भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि क्या कारण से क्या चीजें हो रही है और कैसे हो रही है उसको फोटोकॉपी करना बड़ा जरूरी है। तो नंबर वन, आज का कंडीशंस 100% एक्यूट कंडीशन ऑफ साइटिका का, बराबर। अगर बेड रिडन पेशेंट है, चलने फिरने में दिक्कत है, रेडिकुलोपैथी है और उसको डॉक्टर का ने कह दिया कि अगर नहीं हुआ तो सर्जरी हो सकती है, या उसको लगा मेरी सर्जरी नहीं हो जाए, या वो पसवाड़ा मतलब बिस्तर पे करवट भी नहीं बदल पाता, या टॉयलेट भी नहीं चल पाता, या 4 कदम चल भी नहीं पाता है, तो वैसे पेशेंट महीनों महीनों गुजार देते हैं और उनका होता है डॉक्टर साहब कैसे भी कर दो, मेरे को सर्जरी नहीं करानी, मेरे को बाथरूम जाने लायक बना दो, मेरे को ऑफिस जाने लायक बना दो। ये 3 कंडीशन पेशेंट के होते हैं। और यहाँ पर आप उसको मोर देन 50% वॉक करवा कर घर भेजते हैं। वो 5 आदमी उसको पकड़ के लाता है और वो अपने पैरों पे चल के जाता है, यही अचीवमेंट है। तो ये आज वाला जो टोटल सिद्धांत वही है, लेकिन सबके सिद्धांत के जैसे कल मैंने 5-6 प्रकार के एक्सरसाइज बताए थे वो चेंज होंगे। नी में चेंज होंगे, शोल्डर में चेंज होंगे, फिर शोल्डर के नए सिद्धांत आएंगे, नी के नए सिद्धांत आएंगे, तो सब में नए नए चीज जुड़ेंगे। अभी मैं खंड खंड में बता रहा हूँ, इसलिए खंड खंड में बता रहा हूँ कि 5 साल का चीज मैं आपको 15 दिन में उतारने की चेष्टा कर रहा हूँ, इसलिए ये सब चीजें बहुत बारीकी से बता रहा हूँ कि इतना कर लो तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर कुछ छूट गया तो नहीं मिलेगा। तो एक एक चीज को मैं पहले सिद्धांत बता रहा हूँ, फिर इम्प्लीमेंटेशन आज बताया, फिर इसके बाद पॉइंट कल वाले में बताऊंगा। जब पॉइंट बच जाएगा उसके बाद आपको मैं 1 सप्ताह का टाइम दूंगा, शुरू से लेके अंत तक सारे सिद्धांत को देखना और वापस सोचना कि यहाँ पर इतनी फास्ट गति से वो सिद्धांत लागू कौन कौन से हुए और कौन से सिद्धांत लागू नहीं हुए, वो मुझे बताना। क्लियर? अभी आज का क्लास समझ में आया? हाँ, ठीक है। जी सर। अब आप, हाँ, अभी आप क्या कर सकते हैं कि कल मैं आपको जब क्लास होगी तो मैं एक जैसे कल आपने ही शायद पूछा था कि मुझे को एक कोई नी पेन वगैरह, तो नी पेन के लिए मैं एक प्रैक्टिकल दूंगा आपको, 2 नीडल का। वो आप अपने नी पेन के पेशेंट पे 1 सप्ताह तक आजमाएंगे और उस पर देखेंगे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो एक चीज वो दूंगा, फिर 1 सप्ताह बाद मिलेंगे तो फिर उस पर और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम फेज वाइज बढ़ेंगे। अचानक बोल देंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, नी वाला शोल्डर में मिक्स हो जाएगा, शोल्डर वाला कमर में मिक्स हो जाएगा, कमर वाला साइटिका में मिक्स हो जाएगा, और आप कहेंगे सर वो तो उधर बताया था, वो तो उधर बताया था, इसलिए मैं एक एक को लेके चल रहा हूँ, बराबर। अभी कोई डाउट हो तो पूछो, अभी डाउट आपको दूर करने में मदद मिलेगी। कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि अभी अगर बाई चांस आपको चलाना नहीं आया पेशेंट को, कोई भी पॉइंट बेकार है। अगर आपको पेशेंट को चलाना कैसे है ये नहीं आया, तो पॉइंट तो बहुत ही छोटी सी चीज है, उसको सिखाने में कितना टाइम लगता है। एक नाक के नीचे लगाना, एक होंठ के नीचे लगाना, सबको पता है। पॉइंट के नाम सबको पता है, सारी किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन किसी को भी एक पॉइंट लगा के रिजल्ट लेना नहीं आता है, वो चीज मैं सिखा रहा हूँ। जो चीज लोग नहीं सिखा रहे वो मैं सिखा रहा हूँ कि एक पॉइंट से रिजल्ट कैसे लेना है। तो रिजल्ट लेने के लिए ची एक्टिवेशन करनी होगी, तो ची एक्टिवेशन समझ रहे हैं, बराबर। अब आ गए मुकेश मिस्त्री जी का। मुकेश मिस्त्री जी का सवाल है कि क्या अगर पेशेंट बेड रिडन नहीं है, एक्यूट नहीं है, तो ये बातें कर सकते हैं? जब एक्यूट ही नहीं है तो उनके पास चलने वाली समस्या नहीं है, ये सिर्फ उसमें किया जा सकता है अगर रेडिकुलोपैथी हो, यानी पैर की तरफ पेन ट्रेवल करता हो, तो उसमें कर सकते हैं। अगर बाई चांस वो बेड रिडन पेशेंट है और बहुत दिनों बाद चला है तो उसमें कर सकते हो। बैक पेन अगर ट्रेवल करता हो तो उसमें कर सकते हो। सामान्य बैक पेन किसी पर्टिकुलर पोस्चर पे होता है तो उसमें ये चीजें एड ऑन के रूप में जाएगी, न कि मेन ट्रीटमेंट की। मेन ट्रीटमेंट फिर हमको दूसरा करना पड़ेगा। तो पेशेंट का कंडीशन आप बताएंगे तो मैं बता दूंगा कि यहाँ से क्या क्या पार्ट लेना होगा और कौन कौन से पार्ट जुड़ेंगे, बराबर। इसलिए आपने एक सवाल करके बहुत अच्छा किया कि हर पेशेंट सब्जेक्टिव है, तो हर पेशेंट के साथ कुछ न कुछ सिद्धांत एड ऑन होंगे, कुछ सिद्धांत उस पर लागू नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद होता है उसको बेड से उतारना, उसको चलने वाला बनाना, और उसको उसके रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे टॉयलेट का है, बैठने का है, खाने का है, 2 कदम चलने का है, वहां पर वो आदमी डरा हुआ है, वहां पर वो सताया हुआ है, वहां पर इन्फ्लेमेशन है, वहां से मुक्ति के लिए वो आपके पास है, और ऐसी मुक्ति जल्दी से कोई दे नहीं पाता है। इसलिए ये चीजें यहाँ पर, ये चीजें खत्म नहीं होती है। अब इस पेशेंट को हमको होम केयर बताना होगा।
इससे आने के पहले पेशेंट को हमने यहाँ पर काउंसलिंग करके इसका डाइट मैनेजमेंट बताया, तो डाइट मैनेजमेंट ही मेरे 15-20 दिन के चले थे। तो आपको पेशेंट पर पहले इन्फ्लेमेशन कम करने के डाइट मैनेजमेंट जो पुराने स्टूडेंट है वो सब लागू करेंगे। इसलिए मेरा सारा प्रोग्राम CEU होता है, कंटिन्यूअस एजुकेशन यूनिट, जो रिपीट नहीं करता मैं। ठीक है। तो ऐसे करके वो सिद्धांत बनते चले जाते हैं, तभी ऐसे करके सिद्धांत आगे के भी बनेंगे। मुकेश जी, समझ में आ गया? अगर आप कंडीशन बताएंगे तो मैं बता दूंगा कि उस कंडीशन में इसके कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल होंगे। हो गया। चलो अजय शंकर। अजय, आवाज नहीं आ रही, बोलो। मेरे को नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही तो चलो अजय जी चेहरा दिखाने दिया है मैंने आएंगे। आपको। लिख के दे दो, लिख के दे दो, या नीलम को जैसे गुरुचरण जी ने पूछा कि हमको पहले दिन ट्रीटमेंट देने के बाद क्या हमको नेक्स्ट डे भी यही ट्रीटमेंट देना होगा? जी नहीं। क्योंकि पेशेंट आपके पास आया है किस लिए? एक्यूट कंडीशन से, इन्फ्लेमेशन से भरे हुए कंडीशन से, पैरों में रेडिकुलोपैथी है, वो आदमी झुक भी नहीं सकता है, वो आदमी खाना खाने के लिए भी नहीं बैठ सकता है, वो आदमी करवट नहीं बदल सकता है, वो अपना टॉयलेट नहीं जा सकता है, वो आदमी स्नान नहीं कर सकता है, दर्द की दवाइयां उस पर काम नहीं हो रही है, और उसके दिमाग में कहीं मेरी सर्जरी नहीं हो जाए। तो हमारा मकसद अभी एक्यूट फेज पर ट्रीटमेंट देना है। ज्यादा करके तो हम पहले दिन ही पेशेंट को, मैंने कहा ना कि जब तक पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा हम क्लिनिक से बाहर ही नहीं जाने देते। तो ज्यादा करके पेशेंट को, जहां तक साइटिका एक्यूट का मामला है, अगर वो आपने पहले ही रूल आउट कर लिए कि ये ऑपरेटिव केस नहीं है, उसके भी एक तरीके होते हैं, साइटिका 1 और साइटिका 2 में मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आपने वो समझ लिया कि ये बिल्कुल ऑपरेशन के बिना ठीक होने वाला है, उसका SLR टेस्ट से लेके बाकी ये जो है वो मैनुअल टेस्ट किया जाता है, ज्यादा उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। वो सब करने के बाद आपको लगा कि ये क्लिनिकल आराम से किया जा सकता है, तो आप तो या तो क्लिनिक बुलाओगे या होम विजिट करोगे। दोनों काम में हमारा काम होता है सबसे पहले फास्ट गति से उसका इन्फ्लेमेशन को कम करना। इसलिए डॉक्टर की दवा हम बंद नहीं होने देते। दूसरी बात, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी उसको फूड प्रेस्क्राइब करते हैं। जो काउंसलिंग का पार्ट है, कंसल्टेंसी में हम उनको पहले बता देते हैं कि आपको मिनिमम हमें 3 दिन से 5 दिन देना पड़ेगा, फर्स्ट डे बिना रिलीफ दिए हम क्लिनिक से बाहर नहीं जाने देंगे। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमको रिजल्ट अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम में बॉडी आपको रिजल्ट उस जगह से नहीं देगा, वो सावधान हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल भी मैंने दिया था, एक बच्चा है मोबाइल से खेल रहा है, आपको उससे मोबाइल छीनना है, तो आप क्या करते हो? उस बच्चे को ले जाकर टॉफी देते हो, बेटा अपना हाथ दो, टॉफी दिया, दोनों हाथ में टॉफी दे दिया और उसका मोबाइल ले लिया। नेक्स्ट डे जाके बच्चे के लिए टॉफी ले जाओगे तो बच्चा कहेगा नहीं चाहिए आपका टॉफी, मेरे से मोबाइल छीनोगे। वो समझ जाता है, हमारा बॉडी भी समझ जाता है। इसीलिए क्या होता है, एक्यूपंक्चर क्लिनिक में पेशेंट को पहले 5-7 दिन आराम मिलता है, और उसके बाद पेशेंट की एक बड़ी कॉमन सी शिकायत रहती है, सर अब आराम क्यों नहीं मिल रहा है? और आप भी सोचते हैं कौन सा पॉइंट लगाएं कि इसको आराम आ जाए, तो आप बॉडी से सेम पॉइंट बार बार इस्तेमाल कर रहे हो। तो हम जब हमने उसको एक्यूट कंडीशन से निकाल दिया, उसको चलने वाला बना दिया, बेड रिडन कंडीशन से उतार दिया, अब उसको बिस्तर पर रहने की जरूरत नहीं है, वो अपना टॉयलेट वगैरह जो वेस्टर्न स्टाइल वाला है वो जा पा रहा है, स्नान करने की अनुमति हो गई, उसको घर में टहलने की अनुमति मिल गई, तो उसको लगा अब मैं ठीक हो रहा हूं। तो अब उसको आपने काउंसलिंग में पहले ही बता दिया ये एक्यूट कंडीशन है, इसके बाद क्रॉनिक कंडीशन आएगा, ठीक होने के बाद फिर एक और स्टेज आएगा स्टेनोसिस का। तो ये तीनों बातें उसको मिलेगी, वो कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा होना है। तब उसका सवाल लगा, डॉक्टर साहब वापस तो नहीं हो जाएगा? तब उसको बोलोगे कि वापस नहीं होने के लिए आपको सबसे पहले क्रॉनिक फेज को पार करना है और अपने आप को दुरुस्त करना है, फिर हमको मसल्स पे काम करना है। स्ट्रेंथनिंग वाला काम जो है वो अब चालू होगा, क्योंकि अगर आपने मसल्स पे स्ट्रेंथनिंग नहीं किया तो बीमारियां वापस लौट के आती है। हो सकता है L4 L5 पे नहीं आएगा, L5 S1 में आ जाएगा, तब क्या कर लोगे? तो वो आदमी आपकी बात समझ जाता है। सेम पॉइंट सेम प्रोटोकॉल की जरूरत हमें नेक्स्ट डे नहीं पड़ती, आपको अगर पड़ेगी तो मैक्सिमम 3 दिन, मानिए चौथा दिन यहाँ पर कोई भी अनाड़ी हो, चाहे कितना भी कच्चा हो, अगर मेरे इस फार्मूले का 80% भी लागू कर दिया तो भी आपको 4 दिन नहीं लगेंगे। बराबर? बराबर। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो क्लिनिक भरे रहते हैं, क्लिनिक भरने के लिए रिजल्ट देना, और उनको रिजल्ट देना जिनका स्टेटा हो। तो यहाँ पर 3 फायदे नोट करके रख लीजिए। हम पैकेज बनाते हैं, साइटिका पेशेंट में हम पर डे का ट्रीटमेंट नहीं देते।
आप पेमेंट ही मत लो। उसको बोली कोई बात नहीं, आप पेमेंट चाहे मेरे को बाद में दे देना, बट ये पैकेज में होगा। क्योंकि साइटिका का पेशेंट होम विजिट में कुछ भी देने को तैयार होता है, लूटना नहीं। लेकिन पेशेंट को बताना मैं यहां से तो निकाल दूंगा बाद में। तो पहले उसको महसूस हो जाने दो कि यू कैन डिलीवर द रिजल्ट। बोला मैं आपको पीड़ा में ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, पैसे आपको देने हैं तो मेरे हिसाब से दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, मैं बाद में ले लूंगा। आप शायद इसीलिए ना कि मैं अगर ठीक नहीं हुआ तो गिव देम रिजल्ट, पैसे वो अपने आप आपको देगा। ठीक है, लेकिन पर डे वाला कंसेप्ट में मत जाइए। साइटिका पेशेंट में तो बिल्कुल नहीं। 20 क्लिनिकल विजिट मीन्स 20 क्लिनिकल विजिट। तैयार हो तो हाथ लगाइए, तैयार ना हो तो उसको बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रीटमेंट लेके चलाइए, ट्रीटमेंट दे के भेजिए। जो एक्यूपंक्चरिस्ट गलती करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ, ये सब मेरा पार्ट नहीं है फिर भी शेयर करता हूँ। प्राय एक्यूपंक्चरिस्ट गलती करते हैं, पेशेंट सामने वाला पूछता है कितने पैसे लगेंगे, वो कहता है भैया 1,000 रुपये लगेंगे। पेशेंट कहता है नहीं जी फीस ज्यादा है। ठीक है हम आपको बताते हैं, तो वो बाई चांस पेशेंट ने बोल भी दिया 500 रुपये में कर दो, हम डायरेक्ट मना करते हैं नहीं नहीं ये इतना दर्द में है और है, आप तो 500 में तो नहीं होगा। पेशेंट उठ के चला जाता है। यहाँ पर आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो पेशेंट भी नहीं आएगा। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास जबरदस्त थी मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की और पेशेंट को कन्वर्ट करने की, वो आपने मिस कर दिया। उस पेशेंट से आपको पोलाइटली बात करना था कि पैसे तो मैं इतने ही लूंगा, आपकी इच्छा हो तो दीजिएगा या मत दीजिएगा, लेकिन आप पीड़ा में आए हैं, दुख में आए हैं और मुझे मालूम है कि मैं क्या दे सकता हूँ। मैं आपको दर्द में नहीं जाने देना चाहता, आप ले लीजिए। अगर कोई इशू है तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन ये फीस मैं कम नहीं करता। आपके पास हो तो दे दीजिएगा, नहीं हो तो मत दीजिएगा। गिव देम रिजल्ट। बिना रिजल्ट दिए, बिना रिलीफ दिए पेशेंट को बात करके मत जाने दीजिए क्लिनिक से। और 90% लोग यही गलती करते हैं, अजी वो तो ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया था, पूछने आया था, वो ऐसे ही आते रहते हैं रोज। ये सब भाषा में बड़ी सुनता हूँ एगोपेंट्रिस्ट से, वो मत करिए। पेशेंट आया ही आपके पास है, देखिए पेशेंट क्यों आया आपके पास, क्योंकि उसको इलाज कराना है। वो जा क्यों रहा है, क्योंकि आपकी कोई ऐसी बात है जो उसको जची नहीं है इसलिए जा रहा है। नहीं तो वो क्यों आएगा आपके पास बताइए, समोसा खाने तो आया नहीं था। यानी उसमें 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपका पेशेंट बनेगा, तभी वो आपके क्लिनिक के अंदर आया, नहीं तो नहीं आता। अगर वो चला गया, ये आपकी असफलता है, उसको जाने नहीं देना है। बराबर। गुरुचरण जी समझ आ गई? यस सर, थैंक यू सर। हाँ। हाँ। चलो, तो और कोई क्वेश्चन? अजय जी का भी हो गया, बाकी का भी हो गया, तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। और साथ साथ में एक बात और बता देता हूँ आपको, जो कन्वर्सन वाला है अभी थोड़ी देर पहले बोला था, वो फिनिशिंग टच दे देता हूँ, बस 5 मिनट दूंगा। कि एक पेशेंट आया, उसके साथ एक या दो आदमी और आए। हम पेशेंट से बात करते रहते हैं, बाकी दो को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। हमारा पहला डायलॉग होता है पेशेंट कौन है, ठीक है यहाँ बैठेंगे, आप दोनों बाहर बैठिए। वो पेशेंट आपका कन्वर्ट नहीं होगा। पेशेंट के साथ आया हुआ आदमी अगर बाहर बैठा है तो उसको भी अंदर बुला लीजिए, आ जाइए, आइए आइए। आप जब यहां तक लेके आए तो कमरे तक आने में क्या दिक्कत है? गलती नंबर 1 को करेक्ट कीजिए, जितना जल्दी करेक्ट करेंगे पेशेंट कन्वर्ट ज्यादा होगा। ज्यादा करके लोग बाहर बैठा देते हैं। दूसरी गलती, अगर गलती से भी कोई चप्पल पहन के जूता पहन के आपके आ गया तो आप क्या बोलते, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, जूता बाहर। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। वो पेशेंट बनता होगा तो आपसे नहीं बनेगा। ईगो में बहुत जबरदस्त चोट लगती है जब किसी को जूता खोलने के लिए बोलते हैं। अनकॉन्शियस माइंड से वो आदमी हिल जाता है, चप्पल खोलने बोला है। वो मजबूरी में बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इससे अच्छा घर के जितने पुराने जूते चप्पल है अपने क्लिनिक के बाहर रख दो, लोग देख के खुद ही खोल देंगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। बराबर। ज्यादा से ज्यादा अपने स्टाफ को बोल दीजिए झाड़ू मार दीजिए, या खुद के क्लिनिक में झाड़ू लगाना अपराध नहीं है, मैं लगाता हूँ। ठीक है, पेशेंट के लिए तो बैठे हैं। और अरे अरे अरे, जूता बाहर, नेवर। साइन बोर्ड लगा दीजिए, जूते बाहर रख दीजिए, गलती से एक दो आ गए तो सम्मान कीजिए उसका। नंबर 3, जो पेशेंट के साथ आए हुए हैं उन दोनों से भी हालचाल पूछिए, आप इनके क्या लगते हैं। वो कहेगा हम इनके परिवार के हैं। अगर मित्र बोले तो उनकी तारीफ कीजिए। अरे ऐसे मित्र आज के समय में कहाँ मिलते हैं। अरे आपके तो बड़े अच्छे मित्र हैं जो साथ आए हैं। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया। कभी भी उनसे मत पूछिए आप क्या करते हैं, नेवर। हमारे एकोपंचिश की सबसे बड़ी गलती है, क्या करते हैं, अच्छा कहाँ दुकान है, अच्छा सोने की दुकान है, अरे आप तो बहुत पैसे वाले हैं फिर। ये सारे वर्ड नहीं इस्तेमाल करने हैं, पेशेंट नहीं कन्वर्ट होगा। पेशेंट अगर परिचय भी दे
तो अभी मुस्कुरा दे, अच्छा 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 अच्छा। और आप इनके अच्छे मित्र हैं। और पेशेंट को जब भी संबोधित करें, उनको भी संबोधित करें। क्यों? जैसे ही वो आपके क्लिनिक से बाहर निकलेगा, हम लोग प्राय पेशेंट को पानी पिला देते हैं, साथ वाले को नहीं देते। पेशेंट को कहते हैं पानी लीजिए, साथ वाले बैठे हुए हैं, उनसे पूछते भी नहीं। सबसे पहले साथ वाले को पानी दीजिए। और बोले आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम में तो आपके भाई साहब है, आप पानी पीजिए, बाकी तो पानी का पैसा तो इससे वसूल लेंगे हम। तब वो भी हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, पेशेंट भी हंसेगा कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब कोई बात नहीं। याद रखिए, जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर जाएगा, पेशेंट उनसे पूछेगा क्या लगता है, करवाना चाहिए क्या? तो वो दोनों ही हैं जो उसको बताएगा कि इस डॉक्टर से इलाज कराना है कि नहीं कराना है। तो एक कहेगा नहीं यार, ये डॉक्टर तो माय डियर है। दूसरा कहेगा नहीं नहीं करा, ये आदमी रिजल्ट देने वाला लग रहा है। कन्वर्ट कौन किया? आपने किया नहीं, वो उनके दोस्त लोग कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको थर्ड पार्टी मार्केटिंग कहते हैं। एक्यूपंचिस्ट की किताब में ये सब होती नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो आपका एक क्लास तो बस इसी डायलॉग से पूरा हो गया। हाउ टू टेकल पेशेंट एंड देयर नियर एंड डियर एंड रिलेटिव्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अशोक कुमार जी, आपको अब याद आया? चलो, बोलिए, माइक खोलिए। हाँ सर, मैं बहुत बहुत देर से कर रहा था हाथ ऊपर सर। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। सर, एक तो जैसे आपने कहा वो पॉइंट कहाँ कहाँ है वो बता रहे थे, वो तो आप बताया कि कल मैं बताऊंगा उसके विषय में। हाँ कल बताइए, कल बताइए। तो कुछ दूसरा, लोग ऐसे हैं जिनका एक्यूपंक्चर बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा सा बता देंगे, बाकी पढ़ लेंगे वो लोग। हाँ 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 सर, वो उसके लिए मुझे भी जरूरी है। हाँ। दूसरा ये था, मैंने दिल्ली में भी ये बात करी थी, मेरी वाइफ की ना एड़ी में बहुत पेन है। ये सिखाया था ना रखने वाला DU20 के पास, टेंडर पॉइंट मॉक्स पे जाइए। हाँ, वाइफ क्या है, घर में ही रहेगी, निडल भी घर में ही रहेगा, लगा दीजिए 3-4 घंटे के लिए। और विटामिन डी टेस्ट कराइए, विटामिन डी कम होने की संभावना पूरी है। अगर विटामिन डी कम है तो देखिए कितना कम है, इंजेक्शन वाला कम है या टेबलेट वाला कम है, फिर किसी भी जनरल फिजिशियन से रिकमेंड करके वो स्टार्ट कर दीजिए। 90% में विटामिन डी कम मिलता है जिनको एडी का पेन रहता है। कैल्किन स्पूर, प्लांटर फेसाइटिस, ये सब एक्सरे से रूल आउट हो जाते हैं। तो हमको पहले प्रॉपर डायग्नोसिस कर लेना है। और बाई चांस अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उनके काफ मसल्स के थोड़े से मसाज कर लीजिए। ऐसे पति आजकल कम मिलते हैं जो पैर दबाते हैं, तो काफ मसल की थोड़ी सी कर लीजिए। हो सकता है कुछ गड़े हुए खजाने का एड्रेस आपको बता दे। वहां से UB56 और 57 के रिलीज होने से टेंडो HLS रिलीज होता है और एडी पर प्रेशर रिलीज होता है। तो उससे फर्क पड़ता है। अगर आपके पास गन मशीन है तो गन मशीन से दोनों काप मसल को एकदम रिलीज कर लीजिए और पेशेंट को मतलब चलाइए, फिर काप मसल रिलीज कर लीजिए, चलाइए फिर काप मसल रिलीज करिए, उससे भी फर्क पड़ जाता है। विटामिन B12 की पोजीशन देख लीजिए, और प्लस विटामिन D3 की पोजीशन देख लीजिए। लगभग लगभग प्रॉब्लम का जड़ इन्हीं के आसपास होता है, 3-4 के आसपास हो जाएगा। ये मोक्सा भी, वो आपने वो निडलिंग बताया था ऊपर, वो तो मेरे को हाँ उतना भी आता नहीं। और मोक्सा कर नहीं, दूं, वो तब आता है। नहीं, मोक्सा से तो फायदा नहीं करेगा। मोक्सा फिर लोकल कर दीजिए, एडी के पास कर दीजिए, और ये गन वाले से काप मसल रिलीज कर लीजिए। ठीक यूबी है, फिफ्टी ठीक है। सिक्स 56 रिलीज कर लीजिए, काफी फायदा हो जाएगा। इतना कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। चल चल। और कोई? हो गया, अजय शंकर हो गया, गुरुचंद जी हो गया, अशोक जी हो गया, और यहाँ पर मनोज खंडेलवाल जी हैं। तो मैं लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002502486 और 9435021306। और कल मिलेंगे हम उन सारे पॉइंट के बारे में जो हम इस दौरान इस्तेमाल करेंगे। पहले एक जनरल जो वाक है, हॉर्स वाक वाले पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर हम शोल्डर पेन को लेंगे तो उसमें, और फिर सीक्रेट्स जाने। ठीक है। चलो, नमस्कार। नीलम।